ये सब उस एक पल की वजह से शुरू हुआ जब मैंने अपनी ऑटिस्टिक स्टेप सिस्टर रेन का हाथ छुआ था। उस रात वो चुपके से मेरे कंबल के अंदर आ गई और अगली सुबह तो पूरे मैंशन में जैसे हड़कंप मच गया। वो यंग मिस जो कभी अपने कमरे से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करती थी, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सीधे मेरे बिस्तर पर मिलेगी। कोल पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? वो हैरान है, क्योंकि सिस्टम ने तो साफ कहा था कि उसे लोगों के आसपास रहने से नफरत और डर लगता है, और इसी वजह से वो अपना कमरा कभी नहीं छोड़ती। तभी सिर्फ नाम के लिए पिता बने विक्टर टैन मेरे 2 भाइयों के साथ अंदर घुस आते हैं। विक्टर चिल्लाता है, कोल जैंग, तुम्हें क्या हो गया है? वो तुम्हारी बहन है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इसी बीच कोल के भाई मन में सोचते हैं कि एक ऐसा लूजर जिसकी अपनी मां तक परवाह नहीं करती, उसे रेन का प्यार पाने का क्या हक है? विक्टर आगे बढ़कर कहता है, चलो रेन बेटा, पापा के पास आओ। कमरे में बहुत भीड़ है, बहुत शोर है, और रेन के लिए ये सब बहुत डरावना है। कोल उसे दिलासा देते हुए कहता है, सब ठीक है, शांत हो जाओ, डरो मत। और जैसे कोई जादू हुआ हो, उसका छोटा सा शरीर तुरंत रिलैक्स हो जाता है। विक्टर टैन के पास अब मदद के लिए कोल की तरफ देखने के अलावा कोई चारा नहीं है। कोल सिर हिलाकर इशारा करता है कि वो समझ गया है और कहता है, रेन, अपने पापा के साथ वापस जाओ। रेन तान उलझन में दिखती है। उसे समझ नहीं आता कि कोल अचानक उसे खुद से दूर क्यों कर रहा है। वो उसे बिस्तर से उठते हुए देखती है और तुरंत घबरा जाती है। विक्टर कहता है, कोल, रेन के साथ मेरे स्टडी में आओ। उन दोनों भाइयों की आंखों में जलती हुई जलन को नजरअंदाज करते हुए कोल एक कदम आगे बढ़ाता है और रेन एक छोटी छाया की तरह उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। स्टडी के अंदर पहुंचते ही विक्टर आखिरकार सच बताता है, मैंने तुम्हारी मां से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि रेन को एक पूरा परिवार मिल सके। जैसा कि तुम देख सकते हो, ये पहली बार है जब रेन किसी के इतने करीब आई है, अपनी सगी मां से भी ज्यादा। तो कोल, क्या तुम रेन की मदद करोगे? उसे एक सामान्य इंसान की तरह जीने में मदद करो। कोल उस ओरिजिनल प्लॉट के बारे में सोचता है जहां रेन के लिए एक भयानक डेथ फ्लैग इंतजार कर रहा है। उसका दिल बैठ जाता है और वो बिना सोचे रेन का हाथ कसकर पकड़ लेता है। उस छोटी बच्ची को शायद कोल के स्वभाव में आए बदलाव का एहसास हो जाता है। वो अपनी मासूम, बेखबर आंखों से उसकी ओर देखती है और अपना रूबिक्स क्यूब उसकी तरफ बढ़ाती है। वो चीज़ जिसे वो अपनी जान से ज्यादा कीमती मानती है, वो आज कोल के ठीक सामने है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे अपने पास रखो। रेन का चेहरा तुरंत उतर जाता है। वो अपने हाथों में मौजूद क्यूब को देखती है और उसकी आंखें उलझन से भर जाती हैं। वो सोचती है, उन्हें ये नहीं चाहिए, लेकिन ये तो मेरे पास सबसे अच्छी चीज है। कोल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और विक्टर की तरफ मुड़कर एक गंभीर वादा करता है, मैं आपको जुबान देता हूं, मैं खुद रेन को गाइड करूंगा। विक्टर का पूरा चेहरा खुशी से खिल उठता है। उधर रेन को शायद समझ आ जाता है कि कोल रुक रहा है और एक्साइटमेंट से उसके कानों के किनारे गुलाबी हो जाते हैं। वो जिद करके रूबिक्स क्यूब कोल के हाथ में थमा देती है, क्योंकि उसे किसी भी क्यूब से कहीं ज्यादा जरूरी चीज मिल गई है। अगले ही पल वो छोटी बच्ची सीधे कोल की बाहों में आ जाती है और किसी शरारती बिल्ली के बच्चे की तरह उससे चिपक जाती है। कोल उसका सिर थपथपाता है और रूबिक्स क्यूब अपनी जेब में रख लेता है, क्योंकि अब इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। उस दिन के बाद से कोल की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। सोते समय कहानियां सुनाना, उसे चम्मच से खाना खिलाना, वो एक ऐसी छोटी परछाई बन गई है जो हर वक्त उससे चिपकी रहती है। लेकिन ये शांति कुछ ही दिनों तक रहती है। एक शाम कोल अपना खाना खा रहा है, तभी आंटी जॉय घबराते हुए अंदर आती हैं। सर, यंग मिस ने फिर से खाना खाने से मना कर दिया है। विक्टर की नजरें सीधे कोल पर टिक जाती हैं। कोल को तुरंत समझ आता है कि आज सुबह उसके बाहर जाने की वजह से रेन को फिर से एपिसोड होने लगा है। वो अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखता है और कहता है, मैं जाकर उसे देखता हूं। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है, पीछे मेज पर बर्तनों के जोर से टकराने की आवाज आती है। ये विवियन जैंग है, जो सिर्फ नाम के लिए कोल की मां है। वो नफरत में चिल्लाती है, लेकिन कोल उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए ऊपर चला जाता है। जैसे ही कोल कमरे में कदम रखता है, उसे उदासी की एक लहर महसूस होती है। कमरे के धुंधले कोने में रेन बिल्कुल अकेली सिमट कर बैठी है और मेज पर रखे खाने को छुआ तक नहीं गया है। कोल उसके पास जाता है, लेकिन वो उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है। कोल तुरंत समझ जाता है कि वो बिना बताए जाने की वजह से परेशान है। वो कहता है, ठीक है, फिर मैं जा रहा हूं। मेरे मुंह से शब्द निकले ही थे कि रेन घबराकर अपना सिर ऊपर उठाती है और सीधे कोल की तरफ लपकती है।
वो बेताबी से उसकी बाहों में सिमट जाती है और उसका पूरा शरीर कांप रहा है। कोल का दिल पिघल जाता है और वो प्यार से कहता है, अगली बार जब मैं बाहर जाऊंगा तो पहले तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? अब चलो खाना खाओ। रेन पूरी तरह जम जाती है और सोचती है, कोल मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है? सच में ये बहुत अच्छा लग रहा है। कोल उसे मेज की तरफ खींचता है। गुड गर्ल, अब खाओ। होस्ट, अगर मैंने सही सुना तो वो अभी किस नहीं मांग रही थी, वो तो आपका नाम पुकार रही थी। तुमने गलत सुना, म्यूट। रेन अपना पॉरेज खत्म करती है और कोल हाथ बढ़ाकर उसका सिर थपथपाता है। गुड गर्ल। वो तुरंत सुकून से अपनी आंखें सिकोड़ लेती है, लेकिन कोल को उसकी आंखों में अधिकार की एक अजीब सी झलक दिखाई देती है। वो अपना सिर ऊपर उठाती है और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, चाहिए? कोल पूछता है, क्या चाहिए? वो अचानक कोल पर झुक जाती है। कोल उसे शांत करता है और वादा करता है कि वो बाद में उसके कमरे में आ सकती है। छोटी बच्ची की आंखें चमक उठती हैं और वो जोश में सिर हिलाती हुई खुद ही एलिवेटर से नीचे चली जाती है। लेकिन जब कोल पहली मंजिल पर वापस पहुंचता है तो मेज पर बैठे उन तीनों ने अभी तक अपना खाना खत्म नहीं किया है। वो जाहिर तौर पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं विक्टर की तरफ सिर हिलाता हूं, जिसकी आंखें उम्मीद से भरी हैं। उसने खा लिया। विक्टर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, उसकी नज़रें मेरे लिए और भी नरम होती जाती हैं। उसके मन में एक अजीब ख्याल आता है। वो सोचता है, इतना अच्छा लड़का, ये मेरा दामाद क्यों नहीं है? अरे रुको, ये तो मेरा बेटा ही है। अगले ही पल वो मुझे पास बुलाता है। कोल, आओ मेरे पास बैठो। मेरे गले में चावल फांसते फांसते बचते हैं, लेकिन रेन के पिता की खातिर मैं अपना बोल उठाता हूं और वहां चला जाता हूं। इससे विवियन और पर्सी गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, खासकर पर्सी। जलन उसे आग की तरह जला रही है। उसने बस रेन की चापलूसी की और उसका स्टेटस आसमान छूने लगा। तो शायद मैं भी ऐसा ही कर सकता हूं। अगले ही पल पर्सी अपनी फिक्र भरी आवाज में कहता है, पापा, मुझे लगता है कि कोल रेन का ख्याल रखते रखते बहुत थक रहा है। मैं अपनी आंखें सिकोड़ता हूं। वो क्या चाल चल रहा है? अगर रेन इसी तरह कोल से चिपकी रही तो ये उसे पीछे खींच लेगा। क्यों न उसे और लोगों से मिलने दिया जाए? उसका ध्यान थोड़ा बंटाते हैं। विक्टर का चेहरा उतर जाता है, लेकिन हैरानी की बात है कि उसे पर्सी की बात सही लगती है। पर्सी खुश हो जाता है। वो तुरंत खुद को वॉलंटियर करता है। पापा, मैं रेन के साथ ज्यादा वक्त बिता सकता हूं। विक्टर सूप का एक घूंट लेता है। वो बस कहता है, ठीक है। ओहो, मेरे साथ खेल खेल रहे हो। मैं पर्सी को घूरता हूं और अपने दिमाग में सिस्टम को आवाज देता हूं, फीमेल लीड कहाँ है? उन्हें जल्दी मिलवाओ। मुझ पर छोड़ दीजिए, होस्ट। काम हो गया। कुछ सेकंड्स बाद सिस्टम रिपोर्ट देता है, सब तैयार है, होस्ट। लेकिन मेल और फीमेल लीड को मिलाने की इतनी जल्दी क्यों है? मैं पर्सी के घमंडी चेहरे को देखता हूं। वो आंखों में खटक रहा है। रात के खाने के ठीक बाद विवियन मुझे रोकती है। वो मुझे घूरती है। उसकी आंखों के पीछे जलन और मुझे इस्तेमाल करने की चाहत के बीच जंग चल रही है। अचानक वो एक नकली मुस्कान बिखेरती है। कोल, माँ ने तुमसे इतने समय से बात नहीं की है। माँ अभी भी तुमसे प्यार करती है, तुम्हें पता है ना? मैं एक कदम पीछे हटता हूं। मेरे चेहरे पर असली उलझन है। क्या आज रात आपकी तबीयत ठीक है? विवियन की मुस्कान उसके चेहरे पर जम जाती है, लेकिन मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। रेन इंतजार कर रही है, लेकिन वो मेरे रास्ते में खड़ी हो जाती है और बक बक करती रहती है। मैं आखिरकार चिढ़ जाता हूं और पूछता हूं, सिस्टम, क्या मैं इसे मार सकता हूं? मेरा मतलब है, वो ओरिजिनल होस्ट की सगी माँ है। मुझे लगता है यह बहुत बढ़िया रहेगा। अगले ही पल मैं मानसिक आदेश देता हूं, लिटिल बो, बाहर आओ। सोने की परत वाली वो आयरन स्वॉर्ड सीधे विवियन के पीछे प्रकट होती है और उसकी बकवास के बीच उसकी पीठ पर एक तेज दर्द होता है। मुझे किसने मारा? वो चीखते हुए पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं है। विवियन मुझे शक की नजरों से देखती है। क्या तुमने किसी को मुझे मारते हुए देखा? मैं अपना सिर हिलाता हूं। नहीं। जैसे ही मैं खत्म करता हूं, लिटिल बो एक जोरदार आवाज के साथ उसकी खोपड़ी के पीछे वार करता है। विवियन खौफ में गोल घूमती है। अभी भी कोई नहीं है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है।
उसे अचानक याद आता है कि एक बार एक ज्योतिषी ने उससे क्या कहा था कि वो अपने हर पति के लिए मनहूस साबित होती है, और अभी उसे 80% यकीन हो चुका है कि इस घर में भूत है। जाओ, बस जाओ, जाओ, जाओ। विवियन एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं करती। वो मुझे भगा देती है, बस चाहती है कि मैं वहां से चला जाऊं। मैं उसे घबराहट में भागते हुए देखता हूं और ऊपर चला जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचता हूं, मेरी टक्कर सीधे पर्सी से होती है, जो मेरे कमरे से बाहर आ रहा है। उसका चेहरा उतरा हुआ है, जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। वो मुझे देखते ही नाक सिकोड़ता है और गुस्से में चला जाता है। उलझन में मैं दरवाजा खोलता हूं। रेन काउच पर कसकर सिमटी हुई है। जैसे ही वो मुझे सुनती है, वो एक बहुत ही दयनीय नज़र के साथ मुड़ती है। कमरा बिखरा हुआ है। मुझे पता है कि क्या हुआ है। वो अपनी बाहें फैलाती है और फुसफुसाती है, मुझे पकड़ो। मेरा दिल पिघल जाता है। मैं पास जाता हूं और उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूं। वो छोटी बच्ची कुछ देर तक मेरी बाहों में कांपती रहती है और आखिरकार शांत हो जाती है। उसे मेरी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, पर्सी की तरह नहीं, जिससे उसे नफरत महसूस होती है। तभी वो चमकती आंखों से मेरी ओर देखती है। वो अपने गुलाबी होंठों को गीला करती है। उसका छोटा हाथ मेरी शर्ट खींच रहा है, आंखें चाहत से भरी हैं। क्या मैं तुम्हें चूम सकती हूं? उस चेहरे को देखकर मैं सिर हिलाता हूं। हाँ, करो। लेकिन इससे वो और भी घबरा जाती है। वो पूरी तरह जम जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। दबाव के कारण उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है। उधर पर्सी सोचता है, कोल बिल्कुल बेशर्म है। क्या उसे नहीं पता कि रेन के साथ उसका रिश्ता क्या है? कोई ताज्जुब नहीं कि वो सारा दिन एक पागल लड़की के साथ रहने को तैयार है। एक बार पापा को पता चल जाए, फिर देखते हैं कि क्या कोल रोजाना रेन से चिपक पाएगा। मैं कोल को विक्टर द्वारा इस घर से बाहर फिंकवाते हुए देखने का इंतजार नहीं कर सकता। पर्सी के जाने के ठीक बाद सिस्टम का अलर्ट आता है। होस्ट, पर्सी वापस मुड़ गया है। उसने किस देख ली। मैं अपनी नज़रें झुकाता हूं और थोड़ा पीछे हटता हूं। मुझे पता है, सिस्टम घबरा जाता है। अगर उसने जाकर चुगली कर दी, तो विक्टर पक्का आपको फ्रैगमेंट से मिलने से रोक देगा। मेरा लहजा सपाट है, लेकिन इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। वो मुझे नहीं रोक सकता। सिस्टम तुरंत चुप हो जाता है। तभी रेन अभी भी उस किस के नशे में धुत विरोध में मेरे गले में अपनी बाहें डाल देती है, और मैं उसके फूले हुए होंठों पर एक और छोटा सा पेक देता हूं। ठीक है, अब आराम करने का समय है। लेकिन वो बस अपनी उन गोल, नम आंखों से मुझे बिना पलक झपकाए देखती रहती है। मैं उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए उसकी माथे पर एक उंगली रखता हूं। इसके बजाय वो और करीब आ जाती है। जाहिर तौर पर उसे इसमें मज़ा आ रहा है। वो मुझे जारी रखने के लिए इशारा करती है। मैं इस लड़की से नहीं जीत सकता। मैं बस उसका सिर थपथपाता हूं। अगली बार आखिरकार काम बन जाता है। वो आज्ञाकारी बनकर बिस्तर पर चढ़ जाती है और खुद को चादर में लपेट लेती है। रुको, ये मेरा कमरा है। रेन ऊपर देखती है, मुझे एक उलझन भरी नज़र देती है और अपने बगल वाली जगह को थपथपाती है। कोल, एक बार सो या 2 बार, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हम पहले भी एक बार बिस्तर शेयर कर चुके हैं। इसी बीच पर्सी सीधा विक्टर के स्टडी की तरफ भागता है। उसे पता है कि एक बार विक्टर को कोल और रेन की सच्चाई पता चल गई तो वो उन दोनों को कभी एक दूसरे के करीब नहीं आने देगा। विक्टर अभी जेन के साथ अपनी बात खत्म ही कर रहा होता है कि तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। पहले से ही खराब मूड में होने के कारण विक्टर आवाज देता है, अंदर आओ। पर्सी अंदर दाखिल होते ही कहता है, पापा, मैं पर्सी हूं। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? रेन का ख्याल रखते रखते पेपर वर्क का ढेर छत तक पहुंच गया है। विक्टर का बोझ अब काफी हल्का हो गया है, लेकिन कंपनी में हाल ही में आई रुकावटों की वजह से उसका मूड वाकई खराब है। वो पूछता है, क्या बात है? पर्सी अपना सिर हिलाता है, पापा, मैं अभी रेन को देखने गया था। आपने सच में बहुत अच्छा इंतजाम किया है। रेन का जिक्र आते ही विक्टर का लहजा थोड़ा नरम हो जाता है। ये देखकर पर्सी चिढ़ जाता है, क्योंकि अगर यहां कोल होता तो विक्टर पक्का मुस्कुरा रहा होता। लेकिन उस धमाके के बारे में सोचकर जो वो अब करने वाला है, पर्सी फिर से जोश में आ जाता है। वो एक दुखी आवाज बनाकर कहता है, पापा, रेन अभी भी मेरे करीब नहीं आ रही। विक्टर इसे एक मामूली बात समझकर टाल देता है।
ये तो नॉर्मल है। मैं रेन का सगा बाप हूं और वो मेरे भी करीब नहीं आती। पर्सी एक गहरी आह भरता है। लेकिन मुझे कोल से बहुत जलन होती है। रेन उससे कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। विक्टर सहमति में सिर हिलाता है। सच है, कोल एक अच्छा बच्चा है। पर्सी सोचता है कि ये बातचीत तो कहीं नहीं जा रही, इसलिए वो एक गहरी सांस लेता है और सीधा वार करता है। हाँ, और मैंने अभी कोल और रेन को गले लगते देखा। कोल ने उसे किस भी किया। लेकिन पापा, क्या आपको नहीं लगता कि भाई बहन के नाते कोल और रेन कुछ ज्यादा ही करीब हैं? विक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुमने अभी क्या कहा? कोल और रेन ने किस किया? पर्सी की मुस्कान इतनी चौड़ी हो जाती है कि मानो उसका चेहरा फट जाएगा। हाँ, बिल्कुल, कोल के कमरे में। विक्टर का चेहरा तनाव से भर जाता है। वो पर्सी की तरफ देखते हुए कहता है, इस बात को सिर्फ हमारे बीच ही रहने दो। पर्सी एक आज्ञाकारी बेटे की तरह सिर हिलाता है। जैसा आप कहें पापा। जैसे ही पर्सी बाहर निकलता है, विक्टर का सब्र आखिरकार जवाब दे जाता है। ओ मेरे भगवान, कोल मेरा दामाद बनने वाला है। अगर वो मेरा फ्यूचर सन इन लॉ है तो क्या मुझे उसे कोई वेलकम गिफ्ट नहीं देना चाहिए? लेकिन मैं उसे क्या दूं? इस पर गहराई से विचार करने के बाद विक्टर खुद को रोकता है। वो सोचता है, क्या होगा अगर कोल उसे सिर्फ एक छोटी बहन की तरह देखता हो? क्या होगा अगर उसका दिमाग बस एक पल के लिए सुन्न हो गया हो? शायद उसे उस पर तरस आया और उसने सिर्फ दिलासा देने के लिए उसे किस किया हो, बस इतना ही। विक्टर खुद को शांत करता है और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ जाता है, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है और उसके हाथ कांप रहे हैं। वो इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। वो आवाज देता है, नहीं, मुझे पता लगाना होगा। कोल, जरा 1 मिनट के लिए मेरे साथ आओ। कोल शांत भाव से जवाब देता है, जरूर। पर्सी वहां एक घमंडी मुस्कान के साथ खड़ा है और कहता है, हे कोल, अगर पापा अंदर कुछ कड़वा कहें तो उसे दिल पर मत लेना, ठीक है? कोल के उस बेफिक्र अंदाज को गलियारे में गायब होते देख पर्सी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसने किसी खाली बादल पर मुक्का मारा हो। उधर विवियन पूछती है, पर्सी, क्या हुआ? पर्सी जवाब देता है, कुछ नहीं, कोल ने शायद कोई बड़ी गड़बड़ कर दी है। विवियन ज्यादा पूछताछ नहीं करती। अगर मामला कोल का हो तो उसे परवाह न करने की आदत हो चुकी है, और अगर उसे डांट पड़ रही है तो ये उसके लिए मनोरंजन जैसा है। जब कोल विक्टर के स्टडी में कदम रखता है तो विक्टर गहरी सोच में डूबा होता है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि रेन के बारे में कोल की भावनाओं को कैसे परखा जाए। वो पूछता है, कोल, क्या तुमने खाना खा लिया? कोल सीधा जवाब देता है, हाँ। विक्टर को लगता है कि ये एक बेवकूफ़ी भरा सवाल था, लेकिन जिस तरह से कोल इतने सीधे चेहरे के साथ जवाब देता है, उससे विक्टर उसे और भी पसंद करने लगता है। विक्टर कहता है, घबराओ मत। कोल विक्टर को अपने हाथ रगड़ते हुए देखता है और कहता है, मैं घबरा नहीं रहा हूं। इधर सिस्टम अपना आपा खो रहा है। रेन के पापा सच में काफी प्यारे हैं। विक्टर मुद्दे पर आता है, कोल, तुम्हें मेरी रेन के बारे में क्या लगता है? कोल इस बारे में गंभीरता से सोचता है, वो कितनी नरम, आज्ञाकारी और प्यारी है। वो जवाब देता है, रेन बहुत अच्छी है, बस इतना ही। विक्टर किसी बड़ी और गहरी स्वीकारोक्ति के लिए तैयार था, लेकिन कोल का सपाट चेहरा देखकर वो दंग रह जाता है। विक्टर सोचता है, कहते हैं कि जब जवान लोग किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते। क्या कोल वाकई रेन को पसंद नहीं करता? मेरी अपनी बेटी ज्यादातर लोगों से अलग है और शायद वो पूरी जिंदगी ऐसी ही रहे। मैं एक अच्छे नौजवान को ऐसे फंसा नहीं सकता। जो भी हो, मुझे ये बच्चा पसंद है। गिफ्ट तो हर हाल में मिलेगा। इसे पापा की तरफ से बेटे के लिए एक वेलकम प्रेजेंट समझो कोल। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कोल को उम्मीद थी कि विक्टर एक मोटा चेक सामने पटकेगा और कहेगा, मेरी बेटी से दूर रहो। इसके बजाय वो अजीबोगरीब सवाल पूछकर उसे गिफ्ट ऑफर कर रहा है। कोल समझ नहीं पा रहा कि ये किस तरह का खेल है। कोल की आंखें चमक उठती हैं। क्या वो इतना अमीर है? सिस्टम जवाब देता है, रिकॉर्ड्स चेक करो होस्ट, शायद आपकी सोच से भी ज्यादा अमीर है। कोल सीधा विक्टर से पूछता है, आप अपना पैसा कैसे कमाते हैं? विक्टर हैरान रह जाता है कि ये बच्चा कितना निडर है। मैं अपनी कंपनी के सीक्रेट्स ऐसे ही तो नहीं बता सकता है ना? कोल उसे पूरी गंभीरता से एक विनम्र छात्र की तरह देखता है, जिससे विक्टर का दिल पिघल जाता है। वो पूछता है, क्या तुम्हारे पास कैश की कमी है कोल? कोल जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, मैं बस और कमाना चाहता हूं। विक्टर एक पल के लिए सोचता है और कहता है, तुम स्टॉक मार्केट खाई कर सकते हो, वहां हाई रिस्क है लेकिन हाई रिवॉर्ड भी है। विक्टर मार्केट खोलता है और उसे कुछ ए शेयर्स दिखाता है जो तेजी से बढ़ रहे हैं। कोल सिर हिलाता है, लेकिन उसकी नजरें नीचे एक डूबते हुए स्टॉक पर टिक जाती हैं। विक्टर उसे चेतावनी देता है, वो बहुत अनस्टेबल है और बहुत ज्यादा रिस्की भी। वो फिर कहता है, ट्रेड करने के लिए तुम्हें कैपिटल की जरूरत होगी कोल।
क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अगर नहीं तो पापा तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कोल आत्मविश्वास से कहता है, हाँ मेरे पास हैं। विक्टर पूरी तरह पिघल जाता है और पूछता है, ओ कितने? उसे लगता है कि कोल के पास ज्यादा से ज्यादा 10,000 होंगे। लेकिन जब कोल अपना फोन खोलकर उसे बैलेंस दिखाता है तो विक्टर की आंखें फटी रह जाती हैं। इतना ज्यादा? इसमें तो इतने डिजिट्स हैं कि मैं गिनना भी नहीं चाहता। विक्टर उस 8 फिगर बैलेंस को देखता रह जाता है और पूछता है, ये कहां से आया? कोल अपना फोन वापस लेता है और विक्टर के कंप्यूटर पर क्लिक करना शुरू कर देता है। जब तक विक्टर हकीकत में वापस आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विक्टर पूछता है, तुमने कौन सा स्टॉक खरीदा? कोल जवाब देता है, वही जिसे आपने अभी डूबता हुआ बताया था। विक्टर सोचता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, शायद बच्चे ने थोड़ा बहुत निवेश किया होगा। वो पूछता है, तुमने बहुत ज्यादा तो नहीं लगाया है ना? कोल कहता है, मैंने सब लगा दिया। विक्टर को लगता है कि बच्चे को कुछ पता नहीं है, पर वो इसे टाल देता है। कोल, अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो बस पापा के पास आ जाना। कोल को लगता है कि विक्टर एक भला आदमी है, इसलिए जाने से पहले वो उसे एक सलाह देने का फैसला करता है। सही समय ढूंढो और विवियन को डिवोर्स दे दो। वो मनहूस है और अपने हर पति के लिए बदनसीब साबित होती है। कोल को पहली बार देखते ही समझ आ गया था कि विवियन के पिछले पतियों का अंत कैसे हुआ था। उसने उन सबको श्राप दिया था। विक्टर खामोशी से कोल को जाते हुए देखता है और सोचता है कि क्या वाकई विवियन उसे मनहूसियत दे रही है। फिर वो अपना सिर हिलाता है। मैंने कब से इन बकवास बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया। वैसे भी मैंने विवियन से शादी की है और उसने कोई ऐसी गलती नहीं की है कि मैं उसे छोड़ दूं। कोल अपने कमरे की तरफ वापस जाता है और जैसे ही अंदर कदम रखता है, रेन एक कोआला की तरह उससे लिपट जाती है। वो नींद में जम्हाई लेते हुए कोल की खुशबू का पीछा करती है और कहती है, कोल कहाँ गया था? वो उसे 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती। कोल सोचता है कि रेन में काफी सुधार हुआ है और अब समय आ गया है कि वो दूसरों से भी बातचीत करना शुरू करे। वो उसे तैयार करता है और नीचे ले जाता है। रैन पूरी तरह आज्ञाकारी रहती है जब तक कि एलिवेटर नीचे उतरता है, लेकिन जब कोल उसे अकेला छोड़कर वहीं खड़ा रह जाता है तो रैन घबरा जाती है। उसे लगता है कि कोल उसे छोड़ रहा है। रैन एलिवेटर के कांच पर अपनी हथेलियां मारती है। कोल, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। सिस्टम बोल पड़ता है, होस्ट, क्या ये थोड़ा कठोर नहीं है? रैन कितनी दयनीय लग रही है। कोल जवाब देता है, ऐसा क्यों? मैं सीढ़ियों के ऊपर से उस पर नजर रखूंगा। इसके साथ ही कोल सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है और रेन बेबसी से उसे नजरों से ओझल होते हुए देखती है। एलिवेटर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है। डिंग, दरवाजे खुल जाते हैं। दूर से नौकरों की आपसी बातचीत की आवाजें आ रही हैं। वो कोने में दुबक कर बैठी है, पूरी तरह डरी हुई। कोल, तुमने मुझे ऐसे अकेला क्यों छोड़ दिया? आंटी जॉय किचन के कामों में बिजी हैं। तभी उन्हें एलिवेटर की हल्की सी आवाज सुनाई देती है और वो देखने के लिए बाहर आती हैं। वहां कोने में एक कमजोर और सहमी हुई सी आकृति सिमटी पड़ी है। आंटी जॉय का दिल जोर से धड़कने लगता है। मिस, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? मास्टर कोल कहाँ है? कोल को अब मैं नहीं चाहिए। ये शब्द उसके होंठों से मुश्किल से निकलते हैं और फिर वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर आंटी जॉय का दिल बैठ जाता है। आखिर मास्टर कोल नन्ही मिस को यहाँ इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन मास्टर कोल तो ऐसे लापरवाह इंसान नहीं है। रेन के रोने की आवाज सुनकर पर्सी और विवियन भी वहां खिंचे चले आते हैं। जैसे ही पर्सी रेन को देखता है, उसे वो पल याद आता है जब रेन ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा था। उसे लगता है कि पक्का डैड ने इस बारे में कोल को डांटा होगा और अब उसे घर से निकाला जा रहा है, इसीलिए रेन इतनी दुखी है। पर्सी की आंखें चमक उठती हैं। वो आगे बढ़कर बड़े प्यार से कहता है, रेन, कोल भले ही जा रहा हो, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं, डैड और मॉम हैं और आंटी जॉय भी तो हैं। हम सब तुम्हारा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। विवियन उलझन में है। क्या कोल वाकई घर छोड़कर जा रहा है? लेकिन उनकी ये बातें रेन के दिल को छलनी कर देती हैं। उसकी सिसकियां अब तेज रोने में बदल जाती हैं। विवियन घबराकर अपनी सफाई देने लगती है। मैंने उसे नहीं रुलाया। इधर मैं सीढ़ियों के ऊपर इंतजार कर रहा हूं, लेकिन कोई ऊपर नहीं आता। मैं थोड़ा बेचैन होने लगता हूं। सिस्टम कहता है, होस्ट, शायद हमें नीचे जाकर उसे चेक करना चाहिए। मैं सोचता हूं, नहीं, अगर मैं नीचे गया तो वो फिर से मुझसे चिपक जाएगी। तभी नीचे से दिल चीर देने वाली सिसकियों की आवाज आती है और पलक झपकते ही मैं सीढ़ियों से गायब हो जाता हूं। नीचे आंटी जॉय और बाकी सब हैरान परेशान हैं कि आखिर करें तो क्या करें।
नन्ही मिस पहले कभी इस तरह नहीं रोई थी। जब आंटी जॉय घबराहट में होती हैं तभी उनकी नज़र मुझ पर पड़ती है। उनकी आवाज़ में राहत साफ झलकती है। मिस, देखिए, मास्टर कोल यहाँ आ गए हैं। रेन को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसे बस इतना याद है कि किसी ने कहा था कोल जा रहा है। कोल ने उससे झूठ बोला। कोल उसके साथ नहीं रहेगा। मैं 2 कदम में दूरी तय करता हूं और उसके पास नीचे झुक जाता हूं। कोल, ये आंसू क्यों? रेन का शरीर एकदम पत्थर सा हो जाता है। वो ऊपर देखती है। आंखें लाल हैं, नाक लाल है और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। रेन, कोल। उसके नीचे वाले होंठ कांप रहे हैं। वो झट से मेरी बाहों में समा जाती है। रेन, मत जाओ। मैं धीरे से उसकी पीठ थपथपाता हूं और नरमी से कहता हूं, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा। रेन, झूठे। कोल, मैं वहीं सीढ़ियों पर खड़ा तुम्हें ही देख रहा था। मैं कहीं गया ही नहीं था। इतने लंबे समय बाद शायद मैंने पहली बार किसी को इतनी सफाई दी है। रेन के आंसू थम जाते हैं। वो थककर मुझ पर ही टिक जाती है। थक गई हूं। मैं उसे गोद में उठा लेता हूं और वापस ले जाने लगता हूं। वो तीनों हमें बड़ी पेचीदा नजरों से देख रहे हैं। आंटी जॉय को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। भले ही इनका कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी क्या ये सब थोड़ा अजीब नहीं है? लेकिन नन्ही मिस तो मास्टर कोल को जान से ज्यादा चाहती हैं। उनका साथ होना उनके अकेले रहने से तो बेहतर ही है, और जब मालिक को ही कोई ऐतराज नहीं है तो आखिर में वो तो बस एक नौकरानी ही है। आंटी जॉय, मास्टर कोल, अगली बार जरा ध्यान रखिएगा। नन्ही मिस को फिर कभी ऐसे अकेला मत छोड़िएगा। मैं रेन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता हूं। कोल, समझ गया। मैं एलिवेटर का बटन दबाने ही वाला होता हूं कि विवियन मेरे सामने आ खड़ी होती है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? अगर उसने अपनी आंखों से ये सब ना देखा होता तो उसे कभी यकीन नहीं होता कि मैं वाकई रेन को फुसला रहा हूं। क्या तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? विक्टर हम तीनों को घर से बाहर फेंक देगा। मैं बस एक हल्का सा धक्का देता हूं और विवियन लड़खड़ाते हुए एलिवेटर से बाहर गिर जाती है। वो हक्की बक्की होकर मुझे ताकती रह जाती है। तुमने अपनी मां को धक्का दिया? कितनी मुसीबत है। पुरसी मुझे नफरत भरी नजरों से देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अब तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया। मुझे रेन को चूमने का हक कैसे मिल गया? विक्टर कैसा बाप है जो इस भूखे भेड़िए को अपनी बेटी का शिकार करने दे रहा है? गुस्से के मारे वो विवियन को दिलासा देना भी भूल जाता है। पर्सी बेबसी से मुझे रेन को ऊपर ले जाते हुए देखता रहता है। गुस्से में तमतमाया हुआ पर्सी घर से बाहर निकल जाता है। फुशिंग हुआ सिटी के सबसे मशहूर बार्स में से एक है। नियॉन लाइट्स, रंगीन रातें और इतनी ज्यादा कीमतें कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। ये शहर के रईसों का असली अड्डा है। इससे पहले पर्सी सिर्फ यहां आने के सपने ही देख सकता था। अपने दोस्तों की कहानियों से जन्नत की कल्पना करता था। लेकिन अब उसके पास पैसा है और परिवार का नाम भी। वो भला कहाँ नहीं जा सकता। मुझे बाहर निकलवाने की उसकी चाल नाकाम रही। इसीलिए पर्सी का मूड बहुत खराब है। वो एक के बाद एक कई कॉकटेल्स गटक जाता है। बारटेंडर बार बार उसकी तरफ ड्रिंक्स बढ़ाता रहता है। तभी कुछ भड़कीले कपड़ों वाली औरतें उसके पास आकर बैठ जाती हैं। औरत, आज अकेले हो जानू? जाहिर है वो अकेला ही होगा। क्या वो अपने उन पुराने दोस्तों को साथ लाता जो यहां अपनी शक्ल दिखाने की भी औकात नहीं रखते? वो उन पर पैसा बर्बाद नहीं करने वाला। औरतों की अटेंशन पर्सी के सिर चढ़ जाती है। वो सोचता है कि रेन की पसंद ही खराब है, वरना बाकी सब तो उसे कितना पसंद कर रहे हैं। अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए पर्सी उनकी तरफ उंगली हिलाकर कहता है, तुम्हें बता दूं, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूं। उनमें से एक औरत मुस्कुराकर कहती है, कितने प्यारे हो तुम। हॉल के दूसरी तरफ आइवरी यान रेड वाइन का ग्लास खाली कर रही है। जैसे ही पर्सी अंदर आया था उसकी नजर उस पर पड़ गई थी। अजीब बात है, वो दिखने में कोई खास हैंडसम नहीं है। उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। सच कहूं तो वो थोड़ा बेवकूफ भी लग रहा है। लेकिन जैसे उसे खुद नहीं पता कि वो आज फुशिंग क्यों आई है, वैसे ही वो अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पा रही। वहां हो रहे शोर शराबे को सुनकर आइवरी तंज कसती है। उसकी आंखों में मजाक सा साफ दिख रहा है। आइवरी सोचती है, क्या बेवकूफ इंसान है। आइवरी बोर हो रही है। वो जाने के लिए उठती है। लेकिन अभी वो 2 कदम ही चली थी कि पर्सी वाले कोने से हंगामा शुरू हो जाता है। पर्सी अपना बिल चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन जब वेटर उसका कार्ड स्वाइप करता है तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। सर, आपके कार्ड में पैसे कम हैं। क्या ये नामुमकिन है? ये विक्टर का कार्ड है। इसका रोज का खर्चा ही 20 से 30 हजार है। पैसे कम कैसे हो सकते हैं? पर्सी घबराकर बिल देखता है। एक एक कॉकटेल 8,000 से 30,000 तक की है और उसने 7-8 पी ली हैं।
बारटेंडर जानबूझकर हर बार सबसे महंगी ड्रिंक ही दे रहा था। पर्सी का चेहरा काला पड़ जाता है। लेकिन क्या वो बारटेंडर को दोष देता है? नहीं। क्या वो अपनी नासमझी को कोसता है? नहीं, वो विक्टर को दोष देता है कि उसने अपने बेटे को इतने कम पैसे दिए कि वो यहाँ एक ड्रिंक तक नहीं पी सकता। अगर आज मेरी जगह कोल होता तो क्या ऐसा होता? वो औरतें अब दिलचस्पी खो रही थीं, लेकिन तभी ये ड्रामा शुरू हो गया। वाह, अब मजा आएगा। औरतों की लीडर बड़े घमंड से कहती है, एक मामूली बारटेंडर हमारे प्यारे से स्वीटहार्ट को परेशान कर रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर्सी शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है, लेकिन वो उनका शुक्रगुजार भी है। बारटेंडर निरुत्तर है। मैं तो बस सही दाम मांग रहा हूं। औरत, ये लो, इसे स्वाइप करो। बारटेंडर को क्या फर्क पड़ता है? जब तक पैसे मिल रहे हैं वो उनकी बकवास सहने को तैयार है। पर्सी उसे एहसान भरी नजरों से देखता है। पर्सी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। औरत, बिल्कुल तुम जैसे प्यारे लड़के को कोई परेशान करे तो कोई भी मदद के लिए आएगा। अभी जा रहे हो? चाहो तो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं। नहीं, मैं ठीक हूं। ये औरतें उसकी पसंद की बिल्कुल नहीं हैं। उसे उनमें रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। औरत का चेहरा गुस्से से तन जाता है। अभी तो तुमने मुझे अच्छा इंसान कहा था, साथ चलने में क्या बुराई है? अब तक उसे समझ आ गया था कि पर्सी उन आवारा लड़कों में से है जो बिना फूटी कौड़ी के ऐसी महंगी जगहों पर आ जाते हैं। उसने इतनी मदद की और अब ये नखरे दिखा रहा है। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। दूसरी औरतें उसे घेर लेती हैं। पर्सी अब डरने लगता है। वो वेटर की तरफ मदद भरी नजरों से देखता है। सॉरी दोस्त, मैं तो बस एक जालिम इंसान हूं, याद है? पर्सी सोचता है कि क्या ये वेटर एक कस्टमर को ऐसे परेशान होते देख सकता है? ये इंसान कितना पत्थर दिल है। उस औरत का हाथ पर्सी तक पहुंचने ही वाला होता है कि तभी एक दुबला, गोरा लेकिन मजबूत हाथ उसे रोक लेता है। बस बहुत हुआ। आवाज बर्फ जैसी ठंडी है। सिर्फ सुनने भर से ही कंपकपी छूट जाए। वो औरत झल्लाकर पीछे मुड़ती है, लेकिन सामने देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। औरत मिस यान। आइवर यान हुआ सिटी की सबसे मशहूर उभरती हुई बिजनेस टाइकून है। बेरहम, तेज तर्रार और बिजनेस में बेहद माहिर। हाल के सालों में यान फैमिली की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है, जो अब टैन फैमिली को टक्कर दे रही है। वो औरत उससे उलझने की हिम्मत नहीं कर सकती। औरत, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये आपकी पनाह में है मिस यान। आइवरी कहने ही वाली होती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो औरतें जवाब का इंतजार किए बिना ही दुम दबाकर वहां से भाग खड़ी होती हैं। आइवरी सोचती है, खैर जो भी हो, काम तो हो गया। सच तो यह है कि उसे खुद नहीं पता कि वो यहां क्यों आई। वो पर्सी की तरफ मड़ती है। तुम ठीक तो हो? पर्सी की आंखें चमक रही हैं। कितनी खूबसूरत है ये। रेन की खूबसूरती से बिल्कुल अलग, लेकिन उतनी ही लाजवाब। और वो औरतें इससे कितना डर रही थीं। पक्का ये कोई बहुत ताकतवर इंसान होगी। पर्सी वहीं फैसला कर लेता है कि उसे प्यार हो गया है। रेन शायद रो रोकर थक गई थी। वो मेरी बाहों में ही गहरी नींद में सो जाती है। मैं उसे बिस्तर पर लिटाकर कंबल ओढ़ा देता हूँ। लेकिन ज्यादा देर नहीं होती कि वो नींद में ही माथे पर बल डालने लगती है और धीरे धीरे सिसकने लगती है। ये देखकर दुख होता है। मैं उसके माथे पर हाथ रखता हूं। उसे तेज बुखार है। विक्टर बदहवास हो जाता है। वो तुरंत फैमिली डॉक्टर को बुलाता है। काफी भागदौड़ के बाद आखिर में रेन को आईवी ड्रिप चढ़ाया जाता है। विक्टर पूछना चाहता है कि आज क्या हुआ था, लेकिन उसने रेन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। उसे मुझ पर भरोसा करना चाहिए, इसलिए वो कुछ नहीं पूछता। मैं बिस्तर के पास बैठकर किताब पढ़ रहा हूं, तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है। होस्ट, मेल और फीमेल लीड्स की मुलाकात हो गई है। हालांकि तरीका थोड़ा अजीब था। मैं सिर हिलाता हूं और मेरी परेशानी थोड़ी कम होती है। चलो, कम से कम वो मिल तो लिए। अब शायद वो पर्सी नाम का कीड़ा हर रोज मेरे इर्द गिर्द मंडराना बंद कर देगा। रेन अगले दिन तक सोती रहती है। वो सुबह करीब 10 बजे उठती है और खामोशी से मुझे ताकने लगती है, बिल्कुल शांत। अगर विक्टर अंदर ना आया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वो कितनी देर से मुझे देख रही है। मैं अपनी किताब बंद करता हूं और बिस्तर के किनारे बैठ जाता हूं। मैं अपना हाथ उसके माथे पर रखता हूं। बुखार उतर चुका है। जैसे ही मैं हाथ हटाने वाला होता हूं, रेन बिजली की फुर्ती से उसे पकड़ लेती है। उसकी काली पुतलियां कीमती पत्थरों की तरह चमक रही हैं, बहुत ही रोशन। रेन बिना पलक झपकाए मुझे देखती है, मेरा हाथ कसकर पकड़ती है और अपने नरम गरम गाल को मेरी हथेली पर बार बार रगड़ती है। विक्टर बगल में खड़ा बेताबी से इंतजार कर रहा है कि उसकी बेटी कम से कम उसे एक नज़र देख ले, लेकिन वो हम दोनों को ही देखता रह जाता है। वो भारी मन से बाहर चला जाता है। दूसरों की बेटियां अपने पापा की लाडली होती हैं,
लेकिन रैन की दुनिया में इस बाप का कभी वजूद ही नहीं रहा। उसका चेहरा बहुत ही कोमल है, मैं खुद को रोक नहीं पाता। जब वो पास आती है तो मैं उसके गाल को हल्के से चुटकी काट देता हूं। उसे थोड़ी जलन होती है और वो मुझे घूरने लगती है, मैं भी उसे वापस घूरता हूं। कुछ देर बाद रैन हार मानकर बैठ जाती है और अपना चेहरा फिर से मेरी तरफ कर देती है। मैं उसे उलझन में देखता हूं। वो थोड़ी बेचैन होकर मेरा हाथ पकड़ती है और उसे अपने गाल पर रख देती है। चुटकी काटूं? क्या दर्द नहीं होता? फिर से क्यों कह रही हो? अभी तो वो मुंह बना रही थी। वो अपनी पलकें झुका लेती है और मेरी बाहों में सिमट जाती है। बहुत ही मासूम लग रही है। अगर कोल को मुझे चुटकी काटना पसंद है तो ठीक है। फिर कोल मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं एक पल के लिए ठहर जाता हूं, फिर उसकी ठुड्डी ऊपर उठाता हूं। मैं सीधा रैन की आंखों में देखता हूं। कोल, मैं कहीं नहीं जा रहा। क्या आखिर ये फ्रैगमेंट बड़ा हो गया है? थोड़ा समझदार हो गया है? मैं सिस्टम को नजरअंदाज कर देता हूं। सिस्टम को जवाब नहीं मिलता, लेकिन उसे कोई शर्मिंदगी नहीं होती। वो छोटा सा चमकता हुआ गोला शून्य में तैर रहे लिटिल बाउ से जा टकराता है। सही कहा ना दोस्त। लिटिल बाउ अचानक एक गूंज पैदा करता है, उछल पड़ता है। ओ भाई, शांत हो जाओ। मैं उसके कोमल चेहरे को एक बार फिर सहलाता हूं। थोड़ा आराम कर लो। वो मेरी शर्ट खींचती है। रैन बड़े लाड से मेरी तरफ देखती है। चाहती हूं कोल यहीं रहे। मैं उसे नीचे देखता हूं। कोल, तुम 18 साल से ऊपर की हो, अब तुम बड़ी हो गई हो। रैन ऐसे नाटक करती है जैसे उसे कुछ समझ ना आया हो। वो मासूमियत से अपनी पलकें झपकाती है। कोल एकदम सपाट चेहरा बनाकर अपना हाथ उसके मुंह पर रख देता है। फिर मैं बिस्तर पर चढ़कर लेट जाता हूं। रैन सुकून से मुझसे चिपक जाती है। चुपचाप सो जाओ। रैन अगर एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हें चुप कराने के लिए चूम लूंगा। रैन अपने होंठ भींच लेती है, बिल्कुल बेचारी बनकर। मैं काफी देर तक उसकी तरफ नहीं देखता। उसका चेहरा उतर जाता है, वो करवट बदलती है और धीरे से फुसफुसाती है। कोल। एक मजबूत और गर्म हाथ उसे अपनी ओर खींच लेता है। रैन पूरी तरह मेरी आगोश में सिमट जाती है। गुड नाइट। अगली सुबह मैं मुश्किल से सोकर उठा ही होता हूं कि विक्टर मुझे घबराहट में बाहर खींच ले जाता है। हम उसके स्टडी रूम में बैठे हैं। विक्टर का चेहरा बहुत गंभीर है। मार्केट अभी खुला है। मैं उसे हमेशा की तरह शांत होकर देखता हूं। ठीक है। वो गहरी सांस लेता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। कूल, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। मैंने कुल 80 मिलियन लगाए थे और पूरी बाजी ही पलट गई। आज सुबह बाजार खुलते ही वो स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर गया है। उसने उन सभी स्टॉक्स को पीछे छोड़ दिया जो मैंने कल बताए थे। विक्टर मुझे फटी आंखों से देखता है। विक्टर, तुमने ये कैसे किया? कोल, शायद मेरी किस्मत अच्छी है। विक्टर इसे मजाक समझता है। तो इसे बेचने का क्या इरादा है? मैं 2 सेकंड के लिए सोचता हूं। अभी तुम बहुत ही तमीज़दार और प्यारे हो, जाहिर है तुम बेच सकते हो। तो मैं सब कुछ बेच देता हूं, 3 गुना मुनाफा। अब मैं आधिकारिक तौर पर एक अमीर आदमी हूं। पिछले 1 महीने में रैन ने धीरे धीरे लिविंग रूम में अकेले बैठना सीख लिया है, लेकिन जब भी कोई पास से गुजरता है वो अब भी डर जाती है। मैं सोचता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ठीक नहीं हो सकती तो ना सही, कोई बात नहीं। विक्टर, तुम्हारे पिता इतने दिनों से बाहर हैं। क्या तुम्हें लगता है कि उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? सिस्टम अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह पाता। अगर तुम इतनी बड़ी पनौती न होती तो क्या वो काम में डूबा रहता? किसी और के साथ चक्कर? अगर होता भी तो क्या तुम ये अपने बच्चे के सामने पूछती? मैं बिना कोई भाव दिखाए खाने का एक और निवाला लेता हूं। मैं आंटी जॉय से रैन का खाना तैयार करने को कहता हूं। फिर मैं ट्रे उठाता हूं और ऊपर की ओर चल देता हूं। विवियन मुझे जाते हुए देखती है और मुंह बनाती है। कूल चैंग, वापस आओ। माँ ने अभी खाना खत्म नहीं किया और तुम जा रहे हो? क्या तुम्हें तमीज नहीं है? विक्टर के बिना मेरा सपोर्ट चला गया है। इन पिछले कुछ दिनों से विवियन मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं जो भी करूं वो गलत है। हमेशा उस पागल के इर्द गिर्द मंडराता रहता है, जैसे वो छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा कि उसका असली मकसद क्या है। मैं उसे नज़रअंदाज करता हूं और ऊपर चला जाता हूं। वो वापस पर्सी की तरफ मुड़ती है। पर्सी, तुम्हारे पिता सच में किसी और को तो नहीं ढूंढ लेंगे ना? पर्सी सोचता है, मुझे खाक पता होगा। वो जबरदस्ती मुस्कुराता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन पर्सी की अपनी ही परेशानियां हैं। उसका मूड उसे दिलासा देने का नहीं है। वो उस रात वाली औरत के बारे में सोच रहा है जिसने उसे अपना दीवाना बना लिया था। उसके सीने में आग फिर से भड़क उठती है। वो उसे दोबारा देखने के लिए तड़प रहा है,
अफसोस कि उसे उसका नंबर नहीं मिला। रुको, उस रात किसी ने उसे मिस यान कहा था। क्या ये कोई सुराग था जो उसने मेरे लिए छोड़ा था? क्या वो इंतजार कर रही है कि मैं पहला कदम उठाऊं? पर्सी की भूख मर जाती है। वो अचानक कहता है, मेरा पेट भर गया, और वहां से भाग जाता है। आइवरी अपने डेस्क पर बैठी दस्तावेजों का ढेर निपटा रही है। टैन कॉरपोरेशन की हालिया मुश्किलें उसके बिजनेस को बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका है। उसने अभी 2 पन्ने ही पढ़े थे कि उसका फोन बजता है। उसकी पर्सनल लाइन पर कॉल है। बिना सोचे आइवरी फोन उठाती है। पहचानो कौन? वो फोन कान से हटाती है और नंबर को गौर से देखती है। उसकी याददाश्त हमेशा तेज रही है। ये पक्का वो आवाज है जो उसने पहले कभी नहीं सुनी, और नंबर भी अनजान है। आइवरी को लगता है कि ये कोई रॉन्ग नंबर है। वो फोन काट देती है और वापस काम में लग जाती है। दूसरी तरफ पर्सी डायल टोन सुनता रह जाता है। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो दोबारा सोचता है। पर्सी सोचता है, ठीक है, एक कामयाब औरत का अंदाज ऐसा ही होता है। उसने जो जानकारी निकाली थी उसके बारे में सोचता है। आइवरी यान हुआ सिटी की मशहूर बिजनेसवुमन, लगभग विक्टर के लेवल की, और इतनी शानदार औरत मेरी फैन बन गई है। अब कोल के पास मुझसे बेहतर क्या है? वो अपनी हथेली में फोन घुमाता है और फिर से कॉल करता है। रिजेक्ट होने पर वो फिर कॉल करता है। आखिर में आइवरी झल्ला कर फोन उठाती है। उसकी आवाज बर्फीली है। आइवरी, आपका नंबर गलत है। पर्सी जल्दी से सफाई देता है। नहीं 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 मिस यान, मेरा नंबर गलत नहीं है। आइवरी का हमेशा शांत रहने वाला चेहरा 1 सेकंड के लिए खाली हो जाता है। वो अपने होंठ भींच लेती है। अगले ही पल क्लिक, कॉल खत्म, और वो तुरंत नंबर ब्लॉक कर देती है। उसका असिस्टेंट दस्तावेज लेकर अंदर आता है और आइवरी को पीला पड़ा देखकर ठिठक जाता है। मिस यान, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, बस एक पागल खाने से फोन आया था। ये तो गंभीर बात है। यहां तक कि मिस यान भी डरी हुई लग रही हैं। इधर पर्सी बस मुस्कुराता है। पर्सी सोचता है, एक बड़ी औरत होकर भी ये एक छोटे छोटे खेल खेल रही है। वो नंबर ऐसे डायल करता है जैसे ये उसकी आदत हो। एक पल बाद उसका चेहरा उतर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने उसे ब्लॉक क्यों किया। लेकिन गहराई में उसे ये पक्का यकीन है कि अगर वो थोड़ा और जोर लगाएगा तो आइवरी उसके प्यार में गिर जाएगी। उसे इसकी प्लानिंग बहुत सावधानी से करनी होगी। एक इत्तेफाक वाली मुलाकात तय करनी होगी। पर्सी अपने कमरे से बाहर निकलता है और सीधे मुझसे टकरा जाता है। जब मैं रेन को डिनर के बाद टहलाने के लिए नीचे ले जा रहा होता हूँ। मैं हमेशा रेन को गार्डन में टहलाने ले जाता हूँ। जैसे ही पर्सी रेन को एक साये की तरह मुझसे चिपके हुए देखता है, उसका खून खौल उठता है। मुझे पर्सी के चेहरे पर साफ झलक रही जलन दिख जाती है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रेन का छोटा सा हाथ थामे रहता हूं और वो मेरे पास ही सिमटी रहती है। पर्सी हमारे पीछे पीछे आता है। हे कोल, आजकल एक बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड औरत मेरा पीछा कर रही है। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए? पर्सी बस ये मानने को तैयार नहीं है कि वो मुझसे कमतर है। मैं पीछे मुड़कर देखता तक नहीं। इससे मेरा क्या लेना देना? पर्सी जवाब देता है। अरे ऐसे मत करो, तुम मेरे भाई हो तो अच्छी खबर तो शेयर करूंगा ही। वो बहुत खूबसूरत है और काफी अमीर भी। कहते हैं कि हुआ सिटी में वो टैन कॉरपोरेशन को टक्कर देती है। उसके माता पिता नहीं है तो पूरी कंपनी उसकी है, देख रहे हो? तुमने जिस लड़की को चुना है उसके ऊपर अभी भी कोई बैठा है, लेकिन मैंने जिसे ढूंढा है वो खुद सारा खेल चलाती है। कोल चिढ़कर माथा सिकोड़ता है। उसकी लगातार बकबक कोल के सिर में दर्द कर रही है। तो फिर मैं कहूंगा कि उसके पीछे मत जाओ। पर्सी हैरान होकर पूछता है, क्यों नहीं? वो एक कंपेटिटर है। जब वक्त आएगा तो तुम किसकी तरफ होगे? पर्सी ने इस बारे में सोचा नहीं था, पर वो जल्दी संभल जाता है। मुझे यकीन है कि जब वो मेरे साथ होगी तो वो टैन फैमिली से मुकाबला करना छोड़ देगी। इसलिए मेरे और डैड के बीच दरार डालने की कोशिश मत करो। कोल कंधे उचकाता है। जैसे तुम्हें ठीक लगे। कोल सोचता है कि पर्सी बस जल रहा है। आखिर तुम एक मेंटल इश्यू वाली लड़की से बेहतर कर भी क्या सकते हो? रेन का छोटा सा हाथ कोल की पकड़ को और मजबूत कर लेता है। वो उसे समझ सकती है। कोल इशारा करता है, लिटिल बो बाहर आओ। लिटिल बो जोर से पर्सी की पीठ पर वार करता है। वो चिल्लाता है और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरता है, और गिरते वक्त भी उसने रेन का हाथ पकड़ा हुआ है। कोल बहुत ही सफाई से उसे चकमा देकर एक तरफ हो जाता है। विवियन शोर सुनकर बाहर झांकती है। वो देखती है कि कोल सीढ़ियों पर खड़ा है और नीचे फर्श पर गिरे पर्सी को ठंडी और बेरुखी भरी नजरों से देख रहा है। वो आंटी जॉय को आवाज लगाती है और लड़खड़ाते हुए नीचे भागती है। अब क्या हुआ? वो मुड़ती है और फर्श पर गिरे पर्सी को देखती है। वो भी चौंक जाती है।
वो और विवियन मिलकर उसे सहारा देते हैं। हिलने की हिम्मत भी मत करना, उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। कोल सहमी हुई रेन के हाथ को थपथपाता है और मुड़ता है। आवाज कम रखो। विवियन बगल में खड़ी रेन को देखती है, अपना गुस्सा रोकती है और ठंडेपन से पूछती है, क्या तुमने अपने भाई को सीढ़ियों से धक्का दिया? कोल सन्न रह जाता है। मैं उसके आगे चल रहा था। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो? कोल के सीने में कुछ दर्द होता है। ये उसकी अपनी भावना नहीं है, बल्कि ओरिजिनल होस्ट का दिल है जो दुख रहा है। रेन खाली नजरों से कोल के चेहरे को देखती है। कोल, उदास मत हो। सिस्टम एक छोटा सा रुमाल पकड़े सुबकने लगता है। होस्ट, उदास मत हो। एक लड़की और एक सिस्टम दोनों उसे नम आंखों से देख रहे हैं। कोल सोचता है, मैं उदास नहीं हूं। सच तो ये है कि पहली बार ओरिजिनल होस्ट की भावनाएं बाहर आई हैं। उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अगर तुमने दोबारा मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। जैसे ही वो ये सोचता है, वो दर्द गायब हो जाता है। होस्ट तो आखिर होस्ट ही है, हमेशा की तरह पत्थर दिल। विवियन चिल्लाती है, तुम दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हो। मुझे लगता था कि स्लम के उन लोगों ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। मुझे थोड़ा बुरा भी लगता था, लेकिन अब तो तुम मर्डर करने पर उतर आए हो। क्या यही चाहते हो? पर्सी ने फ्रैगमेंट की बेइज्जती की। इसमें होस्ट की क्या गलती हो सकती है? वो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका और अब होस्ट को भी अपने साथ नीचे खींचना चाहता है। जमीन से बस कुछ ही कदम की दूरी थी। कितना बड़ा ड्रामा क्वीन है ये। सिस्टम इतना परेशान है कि बस रोने ही वाला है। विवियन चिल्ला रही है और उसके मुंह से थूक उड़ रहा है। कोल उसे याद दिलाता है, पर्सी अभी मरा नहीं है। विवियन की आंखें फटी रह जाती हैं। तो अब तुम पर्सी के मरने की दुआ कर रहे हो? तुम इतने जहरीले कब से हो गए? तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे दिखते हो। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे घिन आती है। मेरी कोख से पैदा हुए और मुझ पर जरा भी नहीं गए। उसकी लाल नाखूनों वाली उंगली कोल की तरफ तन जाती है। कोल की आंखें सख्त हो जाती हैं। वो बचने ही वाला होता है कि तभी घबराई हुई रेन उसे अपने पीछे खींच लेती है। कोल को परेशान मत करो। विवियन का चेहरा जम जाता है। उसकी उंगली वहीं रुक जाती है। रेन, एक तरफ हटो। विवियन उसे हटाकर कोल को खींचने की कोशिश करती है। मैंने कहा ना, कोल को परेशान मत करो। विवियन अपना हाथ पीछे खींच लेती है। तभी विक्टर काम से देर रात घर लौटता है। वो थका हुआ है और घर घुसते ही उसे अपनी पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो चिढ़कर अपनी भौएं मलता है। कोल ने पर्सी को सहारा ढूंढ रही है। विक्टर एक कदम पीछे हट जाता है। विवियन आंसू पोंछते हुए कहती है, कोल ने पर्सी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। ये मर्डर की कोशिश है। मैंने ऐसे राक्षस को जन्म कैसे दिया? विक्टर पूछता है, क्या पर्सी मर गया? बिल्कुल नहीं। तो फिर मर्डर शब्द का इस्तेमाल करना बंद करो। विवियन सोचती है कि विक्टर आजकल उससे चिढ़ा हुआ रहने लगा है और घर भी देर से आता है। क्या उसका कहीं और चक्कर चल रहा है? हनी, तुम कई दिनों से घर क्यों नहीं आए? विक्टर को अंदाजा भी नहीं है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कंपनी में कुछ काम आ गया था। वो सीढ़ियों पर खड़े उन दोनों को देखता है। जब विवियन ने कोल की तरफ उंगली उठाई थी तो कोल ने रेन को दूर खींचने की कोशिश की थी, पर वो टस से मस नहीं हुई। जैसे ही विवियन विक्टर के पास जाती है, रेन मुड़ती है। कोल ने मुझे दूर क्यों खींचा? कोल उसके माथे पर उंगली मारता है। उसका चेहरा थोड़ा ठंडा है। मुझे लगा तुम्हें लोगों के पास रहना पसंद नहीं है। कोल को फिक्र है कि विवियन के नाखून इतने लंबे हैं कि अगर रेन को लग जाते तो वो फिर से रोने लगती। रेन अपना सिर झुका लेती है, पर उसकी आंखों में एक चमक है। मैं नहीं चाहती कि कोई कोल को परेशान करे। सिस्टम रोने लगता है। ये फ्रैगमेंट इस दुनिया के लिए बहुत कीमती है। कोल कहता है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। अगली बार मेरे पीछे रहना। रेन उलझन में उसे देखती है। मैं कोल को बचा रही थी और अब वो मुझसे नाराज हैं। वो दुखी होकर कोल की बाहों में सिमट जाती है। क्या कोल को अब मैं नहीं चाहिए? मैं लड़ नहीं सकती, ठीक से बात नहीं कर सकती और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। उसे इतना आज्ञाकारी देखकर कोल उसका सिर थपथपाता है। तभी विक्टर वहां आता है। वो अपनी बेटी को कोल की बाहों में छिपा देखकर अजीब महसूस करता है। वो अपनी आवाज को नरम रखता है। कोल, तुम्हारी माँ कह रही है कि तुमने पर्सी को धक्का दिया। क्या हम सर्वेलेंस फुटेज देख सकते हैं? डैड को तुम पर भरोसा है। कोल कुछ कहना चाहता है, पर फिर चुप हो जाता है। ठीक है, जाकर देख लो। सिस्टम बड़बड़ाता है। ये विवियन कितनी अजीब है। होस्ट पर मर्डर का इल्जाम लगा रही है। वैसे भी लिटिल बी तो अदृश्य था। किसने देखा होस्ट को धक्का देते हुए? विवियन हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। जाहिर है कि इसी ने किया है। फुटेज देखने की जरूरत ही क्या है?
विक्टर का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका है। वो दोनों फुटेज देखने जाते हैं। फुटेज में पर्सी की आवाज साफ सुनाई देती है, तुम एक मेंटल इशू वाली लड़की से बेहतर कर भी क्या सकते हो। और फिर अचानक वो चिल्लाता है और सीढ़ियों से गिर जाता है। विवियन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये नामुमकिन है। विक्टर का चेहरा गुस्से से भर गया है। उसे समझ आ गया कि पर्सी के उन शब्दों का क्या मतलब था। उसके सामने तो वो रेन रेन करता रहता था, पर पीठ पीछे उसके बारे में ऐसा सोचता है। और वो कंपनी की सीईओ का पीछा करने वाली बात। विक्टर को तुरंत आइवरी एन का ख्याल आता है। कंपनी की मुश्किलों और कोल की बातों को याद करके उसे लगने लगा है कि ये दोनों उसकी जिंदगी बर्बाद करने आए हैं। वो उन्हें ठंडी नजरों से देखता है। विवियन घबराकर उसका हाथ पकड़ती है। मुझे माफ कर दो कोल, पहले भी ऐसी हरकतें करता था, मैं बस गुस्से में थी। कोल रेन का हाथ पकड़कर बाहर निकल जाता है। वो सोचता है कि अगर वो यहाँ और रुका तो वो विक्टर के सामने ही किसी को पीट देगा। विक्टर भी वहां से चला जाता है। विवियन कुछ कहना चाहती थी, पर उसका चेहरा उतर जाता है। वो सर्विलेंस रूम से बाहर निकलती है। उसे घुटन महसूस हो रही है। वो पर्सी को देखने जाती है। पर्सी की चोटें ज़्यादा गहरी नहीं हैं। वो शिकायत करता है, मॉम, कोल ने मुझे धक्का दिया। वो इतना क्रूर कैसे हो सकता है? विवियन हिचकिचाती है। हमने फुटेज देख ली है, कोल ने तुम्हें धक्का नहीं दिया। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि किसी ने धक्का दिया, पर फुटेज में कुछ नहीं दिखा। तो जल्दी जाकर डैड को बताओ, कोल इस घर में रहने के लिए बहुत खतरनाक है। विक्टर का नाम सुनते ही विवियन का मूड खराब हो जाता है। लेकिन पर्सी, तुमने रेन के बारे में ऐसी बातें क्यों कहीं? विक्टर के बर्ताव को याद करके विवियन भी पर्सी को गुस्से से देखने लगती है। पर्सी घबरा जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। आप मुझे दोष दे रही हैं? पर मैं रैन की बात नहीं कर रहा था। क्या कोल ने आपसे कुछ कहा? वो नर्वस होकर हाथ छोड़ देता है। कोल हमेशा ऐसा ही करता है। मैंने उसे पहले भी डैड से आपकी बुराई करते सुना है, और अब वो मेरे पीछे पड़ा है। विवियन चौंक जाती है। तुमने क्या कहा? पर्सी अपना मुंह छिपाता है। क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया? विवियन का चेहरा काला पड़ जाता है। नहीं, तुमने ठीक कहा। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं विक्टर के लिए इतना कुछ करती हूं, फिर भी वो मुझसे इतने ठंडे तरीके से क्यों पेश आता है? तो ये सब कोल की चाल थी। पर्सी विवियन का गुस्सा देखकर राहत की सांस लेता है। फिर वो जैसे अनजाने में एक और बात कहता है। उसने आपको पनौती भी कहा था, पर चीजें तो कोल के आने के बाद ही खराब हुई हैं। मॉम, क्या कोल सच में कोई मनहूस तो नहीं है? आप एक अच्छी माँ हैं। आप अपने बड़े बेटे की बातों का बुरा नहीं मानेंगी, है ना? पनौती शब्द सुनकर विवियन ठिठक जाती है, पर फिर उसे पर्सी की बात समझ आती है। हाँ, जब किस्मत बताई गई थी तब कोल भी वहीं था। शायद वो ज्योतिषी कोल की ही बात कर रहा था। आखिर जब उसके पिता मरे तब कोल वहीं था, और फैंग परिवार में आने के बाद वो भी बर्बाद हो गए। मैं क्यों पनौती बनूं, जब कोल खुद अपने पिता के लिए मनहूस साबित हुआ? वो पर्सी की तरफ मुड़ती है। मैंने तुम्हें गलत समझा पर्सी, तुम वाकई मेरी आंखों के तारे हो। पर्सी मासूम बनता है। क्या हुआ मॉम? विवियन अपना सिर हिलाती है। कुछ चीजें हैं जिनकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोल दरवाजे के पास खड़ा अंदर की हर बात सुन रहा है। चलो चलें। जैसे ही वो रेन का हाथ पकड़कर वहां से निकलता है, रेन एक बार पीछे मुड़कर देखती है। कोल अभी पर्सी को देख रहा था। वो नाखुश है। पर्सी के गिरने की वजह से उसके पैर में चोट आई है, और आइवरी का पीछा करने का प्लान अभी रुक गया है। देखते ही देखते स्कूल का पहला दिन आ जाता है। आज कोल ने सफ़ेद टी शर्ट और स्ट्रेट कट जीन्स पहनी है। रेन का दिल जोर से धड़क रहा है। वो उसके करीब आती है। कोल बहुत हैंडसम लग रहा है। कोल उसके सिर पर धीरे से मारता है। रेन खुशी खुशी उसे ऐसा करने देती है। तभी अचानक वो पूछती है, कोल, तुम कहाँ जा रहे हो? कोल का हाथ रुक जाता है। वो उसे बताना भूल गया था। रेन की आंखें उम्मीद से भरी हैं। कोल उसका सिर थपथपाता है। स्कूल। जाहिर है उस लड़की की आंखों में दुख छा जाता है। उसके होंठ लटक जाते हैं। कोल, प्लीज मत जाओ। कोल अपना सिर हिलाता है। रेन उसे गले लगाती है और धीरे से सिर हिलाती है। ठीक है। कोल अपना कॉलर ठीक करता है। आज तुम बहुत अच्छी बच्ची बनकर रही। रेन गुमसुम होकर उसकी शर्ट का कोना उंगलियों से मोड़ रही है, क्योंकि अगर वो अच्छी नहीं बनी तो शायद कोल नाराज हो जाएगा। बाहर निकलते वक्त कोल एक बार पीछे मुड़कर देखता है। रेन अपने पजामे में दरवाजे के पास बैठी हाथ हिला रही है। कोल अपनी नजरें हटाकर कार में बैठ जाता है। पर्सी चिढ़कर कहता है, इतनी देर क्यों लगा दी? जल्दी चलो। कोल उसे इग्नोर करता है। कार धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दरवाजे पर खड़ी रेन का चेहरा उतर जाता है। पर्सी को डर लग रहा है कि कहीं आइवरी उसे भूल न जाए। कोल शांति का आनंद ले रहा है।
कार से उतरते ही पर्सी को दूर एक झलक दिखती है। वो ठंडी और संभली हुई खूबसूरती, वो आइवरी ही है। पर्सी भीड़ में घुस जाता है। ड्राइवर सालों से टैन परिवार के लिए काम कर रहा है। वो जानता है कि विक्टर सिर्फ कोल की कद्र करता है। वो अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकालता है। मास्टर कोल, मिस्टर टैन ने जाने से पहले ये आपको देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि ये वो है जो एक डैड को देना चाहिए। कोल उसे जेब में रख लेता है। शुक्रिया। एक दिन बीत जाता है। खबर फैल जाती है कि 2 नए स्टूडेंट टैन परिवार से हैं। इतनी पावर के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोल को परेशान करे। फिर सबको पता चलता है कि नया लड़का बहुत हैंडसम है, थोड़ा अलग थलग रहता है, पर डरावना बिल्कुल नहीं है। जब ड्राइवर हमें लेने आता है तो वो देखता है कि कोल स्कूल के गेट पर खड़ा है और उसके हाथ गिफ्ट बॉक्स से भरे हुए हैं। कुछ लड़कियां शर्माते हुए और गिफ्ट उसके हाथों में थमाकर भाग जाती हैं। ड्राइवर मुस्कुराता है। मास्टर कोल तो सबके चहेते बन गए हैं। कोल कहता है, मैं ये वापस करना चाहता था, पर वो बहुत तेज भागी। पर्सी बाहर आता है और ये नज़ारा देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। उसका मूड खराब है। वो चाहता है कि कोल के हाथ से सब कुछ छीनकर फेंक दे। पर्सी आइवरी को ढूंढने गया था, पर उसे वो कहीं नहीं मिली। ओपनिंग सेरेमनी में उसे पता चलता है कि आइवरी इस स्कूल की इन्वेस्टर है और वो यहां स्पीच देने आई है। सेरेमनी खत्म होते ही पर्सी उसके पीछे भागता है। आइवरी जल्दी में है। वो तेज चलती है, पर उसे महसूस होता है कि किसी ने उसकी आस्तीन पकड़ी है। वो मुड़ती है। तुम कौन हो? पर्सी सन्न रह जाता है। वो उसे भूल गई। आधे महीने में ही उसने उसे यादों से मिटा दिया। मैं पर्सी हूं, मिस येन। उसे कुछ याद आता है, पर वो मिस यान उसे चुभता है। वो अपने जज्बात काबू में रखती है। मैं तुम्हें नहीं जानती। आइवरी जाने लगती है, पर पर्सी उसे पकड़ लेता है। आप मुझे कैसे नहीं जानती? क्या आपको आधा महीना पहले की बात याद नहीं? आपने मेरी मदद की थी। आइवरी कुछ कहे उससे पहले पर्सी खुद हाथ छोड़ देता है। ठीक है, आप अभी मुझे नहीं जानती, पर आज से मैं आपका दिल जीत लूंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ऐसा ना हो जाए। वो गर्व से अपना सिर घुमाता है। आइवरी सोचती है, क्या ये आदमी पागल है? उसकी असिस्टेंट ये सब देख रही है। पर्सी को लगता है कि आइवरी अब उसे अलग नजरिए से देखेगी। वो उसकी तारीफ सुनने के लिए मुड़ता है, पर वहां कोई नहीं होता। आइवरी और उसकी असिस्टेंट कब की जा चुकी हैं। पर्सी को फिर से कोल दिखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता। वाह कोल, तुम तो बहुत चार्मिंग हो। कितनी लड़कियां तुम्हारे पीछे हैं। मेरी तरह नहीं, मैंने तो कभी लड़कियों से बात भी नहीं की। कोल कहता है, चलना है या नहीं? पर्सी फटने को तैयार है। कोल कार की खिड़की से सिर टिका लेता है। वो पूछता है, सिस्टम, क्या लीड्स के बीच रोमांस ठीक नहीं चल रहा? सिस्टम को शक होने लगा है कि आइवरी अब पर्सी को दिमागी रूप से बीमार समझने लगी है। असली कहानी में पर्सी आइवरी से 22 साल की उम्र में मिला था, जब उसने समाज में अपनी जगह बना ली थी। उसने अपनी भावनाओं को छिपाना सीख लिया था। वो एक ऐसा गिरा हुआ शहजादा था जिसने कभी दुनिया को दोष नहीं दिया और लड़ने के लिए तैयार रहा। जाहिर है उसने ये सब ओरिजिनल होस्ट की पीठ पर पैर रखकर हासिल किया था। आइवरी कॉर्पोरेट की राजनीति से थक चुकी थी, इसीलिए उसे पर्सी की सादगी पसंद आई। पर अभी पर्सी के इरादे उसके चेहरे पर साफ दिख रहे हैं और आइवरी अपने करियर के शिखर पर है। उसे मर्द सिर्फ कमजोर करेंगे। पर्सी की चापलूसी काम नहीं आई। उसने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोल पूछता है, तो क्या मैंने लीड्स का रोमांस बिगाड़ दिया? बहुत अच्छे। होस्ट फीमेल लीड के बिना एविन और पर्सी का रोमांस आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम होस्ट के टॉप पर पहुंचने के और करीब हैं। जब हम टैन एस्टेट पहुंचते हैं तो कोल देखता है कि रेन गेट पर बैठी है। कार देखते ही वो भाग कर आती है। पर्सी पहले उतरता है। रेन, क्या तुम मुझे लेने आई हो? रेन उसे गुस्से से देखती है। पर्सी वहीं जम जाता है। रेन कोल की बाहों में समा जाती है। अभी मुझे आपकी बहुत याद आई। कोल उसका हाथ थपथपाता है। तुम आज रात मेरे कमरे में आ सकती हो। रेन खुश हो जाती है। पर्सी उन्हें जाते हुए देखता है। क्या रेन ने मुझे घूरा? वो काफी डरावना था। फिर वो सोचता है, नहीं, वो तो हमेशा भोली दिखती है। शायद उसे एहसास हुआ कि मैं भी इस घर में हूं। क्या वो मेरी तरफ आकर्षित हो रही है? अगर कोल यहां ना होता तो शायद मैं और रेन रोमांस कर रहे होते। पर्सी की आंखें चमक उठती हैं। आइवरी तो उसे घास डाल नहीं रही, तो क्यों ना वो फिर से रेन के साथ किस्मत आजमाए। वो अब जान पहचान वालों से उतना नहीं कतराती। कोल और रेन सीढ़ियों तक पहुंचते हैं कि तभी ड्राइवर पीछे से आता है। मास्टर कोल, आप अपने गिफ्ट्स भूल गए। ये सुनते ही रेन का चेहरा बदल जाता है। कोल, क्या आप किसी और को पसंद करने वाले हो?
वो कोल को कसकर पकड़ लेती है और जैसे ही ड्राइवर करीब आता है वो उन गिफ्ट्स को जोर से मारकर गिरा देती है। ड्राइवर हैरान रह जाता है। कोल कहता है, इन्हें ले जाओ। वो अपनी छाती से चिपकी रैन को देखता है और उसके मुंह से एक हल्की सी हंसी निकल जाती है। ये पहली बार है जब वो हंसा है। रैन अपना दुख भूल जाती है और उसे देखती है। कोल, क्या आप अब स्कूल जाना बंद नहीं कर सकते? उसी वक्त सिस्टम की आवाज़ गूंजती है। अफेक्शन लेवल अब 2 स्टार्स हो चुका है। मैं बस हूँ हाँ में जवाब देता हूँ। पता नहीं अब वो कौन सी नई मनगढ़ंत कहानी बना रही है। मैं कुछ नहीं कहता। मैं उसका हाथ थामता हूँ और उसे ऊपर ले जाता हूँ। इधर पर्सी ने विवियन को याद दिलाने का फैसला किया कि वो भी यहीं है। वो विवियन को विक्टर के कमरे से चुपके से निकलते हुए पकड़ लेता है। मॉम। विवियन उसे झपटकर वापस अपने कमरे में घसीट ले जाती है। पर्सी उलझन में है। क्या चल रहा है, मॉम? विवियन अपनी बिखरी हुई जुल्फों को ठीक करती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा पछतावा है। कुछ नहीं, पर्सी। तुम्हें क्या चाहिए था? पर्सी अपना सिर हिलाता है। मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। वो उसका हाथ थाम लेता है, लेकिन उसके दिमाग में साजिशें चल रही हैं। क्या मॉम ने कोल से पीछा छुड़ाने का रास्ता ढूंढ लिया है? पर्सी का मूड एकदम से ठीक हो जाता है, लेकिन दिन बीतते जाते हैं और विवियन की तरफ से कोई हलचल नहीं होती। इसके बजाय वो महंगे मॉल्स और ब्यूटी सैलून्स के चक्कर लगा रही है, खुद को पूरी तरह बदल रही है। पर्सी कुछ बार आइवरी की कंपनी जाता है। शुरू में आइवरी के जूनियर असिस्टेंट ने उसे ऊपर जाने दिया, लेकिन दूसरी बार जब वो वापस गया तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि उस असिस्टेंट को नौकरी से निकाल दिया गया है। एवरी की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? ये तो हद है। पिछले कुछ दिनों से मैं उसे बहुत सर आंखों पर बिठा रहा हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आइवरी के मन में मुझ जैसे जवान और हैंडसम लड़के के लिए कोई फीलिंग्स न हो। इसलिए पर्सी अब हार्ड टू गेट खेलने का फैसला करता है। कुछ दिनों तक शांति रहती है और आइवरी को चैन मिलता है। फिर पर्सी अचानक उस पर हमला करने पहुंच जाता है। आइवरी सीधा पुलिस को बुला लेती है। पर्सी के तो होश ही उड़ जाते हैं। पर्सी शाम को घर आता है। रेन लिविंग रूम में बैठी है। उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो मुड़ती है और पर्सी को बिल्कुल वैसी ही नज़र से देखती है जैसे पिछली बार। एक नज़र, और फिर वो अपनी पलकें झुकाकर किसी शरीफ बच्ची की तरह पानी पीने लगती है। उस एक झलक से पर्सी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। सोचता है, क्या वो मुझे पसंद करती है? पर्सी रेन के पास जाता है। रेन, मैं बहुत उदास हूं। वो कोई जवाब नहीं देती, बस एक और घूंट भरती है। पर्सी को वो बहुत प्यारी लगती है। वो उसके और करीब खिसकता है। रेन, मेरी तरफ देखो। मैं नीचे जाने ही वाला होता हूं कि तभी सिस्टम एक अलार्म बजाता है। होस्ट, फ्रैगमेंट के साथ कुछ हुआ है। अभी अलर्ट खत्म भी नहीं हुआ था कि नीचे से चीखने की आवाज आती है। मेरा सीना भारी हो जाता है। मैं भागकर नीचे जाता हूं। फर्श पर टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे हैं, जो ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में चमक रहे हैं। पर्सी सदमे में जमीन पर पड़ा है। उस लड़की के हाथ पैर खून से सने हैं। वो नंगे पैर टूटे हुए कांच पर खड़ी है, खुद को समेटे हुए कांप रही है। मैं झपटकर उसे अपनी गोद में उठा लेता हूं। पर्सी कांपते हुए हकलाता है। ये मैंने नहीं किया। वो मेरी पैंट की मोहरी पकड़ लेता है, छोड़ने को तैयार नहीं। उसे याद आता है कि कैसे वो बस उसके करीब खिसका था। और अचानक रेन ने आपा खो दिया, कांच फोड़ दिए और मेज से गुलदस्ते नीचे गिरा दिए। हर तरफ मलबा बिखरा था। रेन ने उसे लात मारकर फर्श पर गिरा दिया। जब तक उसे होश आता, रेन कांच के टुकड़ों से लहूलुहान हो चुकी थी। पर्सी डर के मारे चीख पड़ा। उसे खून में लथपथ देखना बर्दाश्त से बाहर था। अब मुझे उसे ले जाते देख, वो मेरी पैंट पकड़कर कहता है। कोल, सच में ये मैंने। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। मैं उसे लात मारकर पीठ के बल गिरा देता हूं। अभी सिर्फ रेन मायने रखती है। मैं एक साथ 2-2 सीढ़ियां चढ़ता हूं। जब आंटी जॉय मेरे पीछे आती हैं तो मैं बिना रुके एक ठंडी आवाज में कहता हूं, डॉक्टर को बुलाओ। आंटी जॉय रेन के हाथ पैर देखती हैं। वो कांपते हाथों से फोन मिलाती हैं। उनका पूरा शरीर थरथरा रहा है। पर्सी उठकर बैठता है। चेहरा सफ़ेद पड़ चुका है। मेरी लात से उसका सिर अभी भी चकरा रहा है।
जैसे ही उसे होश आता है, वो आंटी जॉय को विक्टर को कॉल करते हुए सुनता है। पर्सी के मन में बस एक ही ख्याल आता है, उसका खेल खत्म। उसे माम को ढूंढना होगा। विवियन ब्यूटी सैलून में ट्रीटमेंट ले रही है। तभी पर्सी का कॉल आता है और वो कहती है, मैं उसे बाहर फेंकने वाली हूं। विवियन उसे दिलासा देती है, मामी अभी घर आ रही है। जब विक्टर को आंटी जॉय का कॉल मिलता है, वो एक ओवरसीज इन्वेस्टर से डील की बात करने वाला होता है। जैसे ही फोन बजता है, वो बिना सोचे उठा लेता है। आंटी जॉय की आवाज़ कांप रही है, यंग मिस और मास्टर कोल, कुछ बहुत बुरा हुआ है। दोनों जख्मों से भरे हुए हैं। विक्टर ये सुनता है और जलती हुई सिगरेट उसके हाथों से गिर जाती है। विक्टर बुरी तरह डर जाता है। वो अपनी जैकेट उठाता है, जेन से एक शब्द कहता है और पीछे मुड़े बिना बाहर निकल जाता है। विदेशी इन्वेस्टर मार्क अभी पहुंचा ही था कि उसने एक आदमी को दरवाजे से बाहर भागते देखा। जब वो पूछता है कि क्या हुआ, तो उसे पता चलता है कि वही वो सीईओ था जिससे वो मिलने आया था। वो गुस्से में आ जाता है, ऐसा आदमी हमारे साथ बिजनेस करने के लायक नहीं है। मैं रेन को बिस्तर पर लिटाता हूँ। जब मैंने उसे उठाया था, तभी मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उसका खून बहना रोक दिया था, लेकिन उसके शरीर पर लगा खून अभी भी डरावना लग रहा है। मैं कैबिनेट से फर्स्ट एड किट निकालता हूँ। मैं चिमटी से एक एक करके उसके मांस से कांच के टुकड़े बाहर निकालता हूँ। वो अभी भी पीली पड़ी हुई है, दर्द से कराह रही है। मैंने जानबूझकर उसके पेन रिसेप्टर्स एक्टिव छोड़ दिए थे। उसे पता था कि दर्द होगा, फिर भी उसने कांच पर पैर रखा। जिस दिलासे की वो उम्मीद कर रही थी, वो उसे नहीं मिलता। इसके बजाय उसे उसकी गलती का एहसास कराया जाता है। वो फिर से कोशिश करती है, जितनी मासूम बन सके। कोल, मेरा वो मतलब नहीं था। वो मेरे करीब आ गया था। मुझे नफरत है उससे। मैं एक और टुकड़ा निकालता हूं और उसके चेहरे की तरफ देखता हूं। उसके होंठों का रंग उड़ चुका है। वो अपनी पलकें झपकाती हैं। दर्द की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई हैं। मैं उसके नन्हे पैरों को देखता हूं, जो हर छुअन पर कांप रहे हैं। मेरा दिल पिघल जाता है। बाकी कांच निकालते समय मैं उसका दर्द ब्लॉक कर देता हूं। रेन को एहसास होता है कि अब दर्द नहीं हो रहा, लेकिन वो इससे खुश नहीं है। अगर दर्द नहीं होगा तो वो बेचारी कैसे बनेगी? और अगर वो बेचारी नहीं बनी तो कोल उस पर ध्यान नहीं देगा। इसलिए रेन मेरी आस्तीन पकड़ती है और नाटक करते हुए सिसकती है। कोल, बहुत दर्द हो रहा है। सिस्टम की आखिरकार जोर से हंसने की हिम्मत होती है। सच कहूं तो 1 मिनट पहले मेरा मूड इतना खराब था कि सब सहम गए थे। सिस्टम को डर था कि कहीं वो मेरी लपेट में न आ जाए। अब जब मैं शांत हो गया हूं, तो सिस्टम अपनी गर्दन बाहर निकालने से खुद को रोक नहीं पाता। सोचता है, फ्रैगमेंट को पक्का नहीं पता कि होस्ट ने ही उसका दर्द ब्लॉक किया है। रेन बिस्तर पर लेटी हुई मुझे देख रही है। कोल, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, सिस्टम पहले ही पिघल जाता है। बस उसे संभाल लीजिए, होस्ट। वो इस दुनिया के लिए बहुत मासूम है। मुझे कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलता। डॉक्टर आ जाता है और मैं शांति से बाहर निकल जाता हूं। रेन की आंखें आखिर तक मेरा पीछा करती हैं। जब मैं उसकी नज़रों से पूरी तरह ओझल हो जाता हूं, तब वो अपनी नज़रें हटाती है। वो जवान डॉक्टर अब एक जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन रेन के हाथों के गहरे घाव देखकर उसकी भी सांसें अटक जाती हैं। वो सावधानी से पट्टियां बांधता है। अपनी आदत के मुताबिक खुद से बातें कर रहा है, क्योंकि रेन ने पहले कभी अजनबियों को जवाब नहीं दिया। अजीब है, इन जख्मों से खून तो ना के बराबर निकल रहा है, और वो लड़का भी खून से लथपथ था। क्या मुझे उसे देखना चाहिए? अचानक वो लड़की जो चुप थी, अपना सिर घुमाती है। काली आंखें उस पर टिक जाती हैं, एकदम स्थिर और ठंडी। उसकी आवाज़ एकदम साफ है। वो ठीक है। डॉक्टर अपनी पलकें झपकाता है। फिर उसे समझ आता है कि वो मेरे बारे में बात कर रही है। वो हिचकिचाते हुए सिर हिलाता है। ठीक है, फिर मैं नहीं देखूंगा। तभी विक्टर दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आता है। उसकी सांसें अभी भी फूली हुई हैं। वो कैसी है? डॉक्टर जवाब देता है। यंग मिस के घावों का इलाज कर दिया गया है। अगर आज रात बुखार नहीं चढ़ा तो वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन विक्टर उसे बीच में ही टोक देता है। मैं अपने बेटे कोल के बारे में पूछ रहा हूं। डॉक्टर अब और भी हैरान है।
वो अपनी आदत के मुताबिक बोल पड़ता है। यंग मिस ने कहा कि वो ठीक है। विक्टर भी सन्न रह जाता है। वो अपनी बेटी को यकीन के साथ देखता है, लेकिन रेन चुपचाप करवट बदल लेती है और उसे बस अपनी पीठ दिखाती है। विक्टर का दिल बैठ जाता है। वो मुझे देखने आने ही वाला होता है कि रेन अचानक वापस मुड़ती है। डैड। विक्टर तुरंत उसके पास बैठ जाता है। रेन उसे नफरत भरी आवाज में देखती है। पर्सी, मुझे उससे नफरत है। वो साफ तौर पर चाहती है कि पर्सी यहां से चला जाए। विक्टर हिचकिचाता है। तकनीकी रूप से पर्सी उसका सौतेला बेटा है। जैसे ही वो हिचकिचाता है, रेन फिर से मुड़ जाती है। विक्टर दुखी मन से मेरे कमरे की तरफ आता है। मैंने पहले ही साफ कपड़े पहन लिए हैं। मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूं। पर्सी को यहां से निकालो। अगर ये सिर्फ रेन की जिद होती तो बात अलग थी, लेकिन अगर मैं भी ये कह रहा हूं तो मामला गंभीर है। विक्टर का चेहरा काला पड़ जाता है। क्या पर्सी की वजह से रेन को चोट लगी? मैं सीधा जवाब नहीं देता, बस रुखी आवाज में कहता हूं, खुद फुटेज जाकर देख लीजिए। सर्वेलेंस फुटेज पर पर्सी के गंदे शब्द और रेन की तरफ बढ़ते उसके हाथ साफ दिखाई देते हैं। विक्टर का खून खौलने लगता है। पिछली बार पर्सी ने रेन को मानसिक रूप से बीमार कहा था। इस बार उसने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसने खुद को चोट पहुंचा ली। ये सोचकर कि उसकी बेटी की मेहनत से की गई तरक्की मिट्टी में मिल सकती है, विक्टर फैसला कर लेता है, पर्सी को जाना होगा। जैसे ही वो पर्सी से हिसाब चुकता करने जाने वाला होता है, विवियन अंदर आती है, सलों से एकदम ताज़ा और नई औरत बनकर चमक रही है। वो विक्टर के गुस्से वाले चेहरे को देखती है और हैरानी का नाटक करती है। क्या हुआ? विक्टर उसे ठंडी नज़रों से देखता है, लेकिन विवियन अपनी बात बदल देती है। उसकी आवाज़ अब रहस्यमयी है। मैं अभी एक बहुत बड़े फॉर्चून टेलर से मिली हूं। वो कहता है कि हमारे घर में कोई मनहूस है जो हमारी किस्मत खराब कर रहा है। कोई ऐसा जो 18 साल का है। वो कोल ही है ना? विक्टर को याद आता है जो मैंने उसे एक बार बताया था कि विवियन अपने हर पति के लिए मनहूस साबित होती है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। तभी मैं गलियारे के पीछे से बाहर निकलता हूं। आवाज एकदम ठंडी। तुम वाकई में इस तरह के अंधविश्वास पर यकीन करती हो? विवियन पलटवार करती है। क्यों नहीं करूंगी? तुम्हारे पिता की कंपनी का डूबना ही इसका सबूत है। मैं एक एक कदम करीब आता हूं। तो तुम्हारा मतलब है कि इस फॉर्चून टेलर की बात पत्थर की लकीर है? विवियन पीछे नहीं हटती। बिल्कुल। मैं मुस्कुराता हूं और कोने के पीछे से किसी को खींचकर बाहर लाता हूं। वो वही फॉर्चून टेलर है, अपनी छोटी दाढ़ी के साथ। तुम्हारा मतलब इससे है? पता चलता है कि इस फॉर्चून टेलर को विवियन ने ही पैसे देकर रखा था। उसने उसे ढूंढ निकाला, जोर दिया कि परिवार में एक मनहूस है और उसे कोल की तरफ उंगली उठाने को कहा। फॉर्चून टेलर को पहले ही लग गया था कि विवियन ही मनहूसियत फैला रही है, लेकिन सामने मोटी रकम देखकर उसने काम स्वीकार कर लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि घर में कदम रखते ही मैं उसे दबोच लूंगा। मैंने उसे आसानी से नहीं छोड़ा। मैंने उसे तगड़ा सबक सिखाया, उसे पीटा और अपनी तरफ कर लिया। अब विवियन की उम्मीद भरी नज़रों के सामने फॉर्चून टेलर अपनी दाढ़ी सहलाता है और सीधा उसकी तरफ उंगली उठाता है। मनहूस तुम हो, वो विवियन की तरफ इशारा करता है। जिस आदमी ने तुमसे शादी की, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। एक ने अपनी दौलत खोई, एक ने अपनी जान। मास्टर कोल अपने साथ बहुत बड़ी किस्मत लेकर आए हैं और तुम उन्हें नीचे खींच रही हो। जब तुम्हारा पिछला पति मरा, क्या कोल वहां था? विवियन की बोलती बंद हो जाती है। वो डर के मारे विक्टर की तरफ मुड़ती है, भीख मांगती है, लेकिन उसकी अपनी ही बात की फॉर्चून टेलर की बात सच होती है। अब उसके खिलाफ चली जाती है। विक्टर का दिल और भी सख्त हो जाता है। वो डिवोर्स चाहता है। विवियन घुटनों के बल गिरकर रोने लगती है। मैं कोल की सगी मां हूं। तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। उसे इस हालत में देखकर विक्टर डगमगा जाता है। तभी मैं उसे याद दिलाता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि आपको अभी अपनी कंपनी की चिंता करनी चाहिए? विक्टर रुकता है। वो अपने स्टडी रूम में जाता है और कंपनी का सेफ खोलता है, जहां उसके आखिरी इमरजेंसी फंड्स रखे थे। दरवाजा खुलता है। उसका दिल डूब जाता है। आधे से ज्यादा पैसे गायब हैं। इस घर की सिक्योरिटी अभेद्य है। सिर्फ घर के लोगों की ही वहां तक पहुंच है। कोल और रेन इसे कभी हाथ नहीं लगाएंगे।
विक्टर बाहर आकर विवियन का सामना करता है। विवियन का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो हकलाती है, मैंने वो पैसे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, कपड़ों और हैंडबैग्स पर खर्च कर दिए। विक्टर की आवाज़ कांपती है। कितने बचे हैं? 5 मिलियन से थोड़े ज़्यादा। वो कार्ड पकड़ा देती है। विक्टर की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वो विवियन का कार्ड लेता है और अपना फैसला सुनाता है एकदम बर्फीली आवाज़ में। हम डिवोर्स ले रहे हैं। विवियन चाहे कितना भी चीखे चिल्लाए, विक्टर अपना मन बना चुका है। आखिर में विवियन डिवोर्स के कागजात और 2 मिलियन के सेटलमेंट के साथ चली जाती है। वो और पर्सी हमेशा के लिए टैन हाउसहोल्ड छोड़ देते हैं। जब सब शांत हो जाता है तो विक्टर थका हुआ कहता है, अब से तुम्हें डैड के साथ मुश्किलों का सामना करना होगा। लेकिन मैं शांति से एक बैंक कार्ड निकालता हूं और उसे मेज़ पर खिसका देता हूं। मैंने स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए पहले ही बहुत बड़ी दौलत बना ली थी। वो पैसा टैन कॉरपोरेशन में सीधा इन्वेस्टमेंट के तौर पर जाता है। इससे विक्टर की स्थिति संभल जाती है और किस्मत से वो विदेशी इन्वेस्टर मार्क, जो बाहर चला गया था, उसे पता चलता है कि विक्टर उस दिन अपने घायल बच्चों की देखभाल करने के लिए घर भागा था। ये बात उसे बहुत छू जाती है। टैन कॉरपोरेशन एक चमत्कारिक वापसी करती है, पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होकर। लेकिन हाल ही में मैं कंपनी के कामों में बहुत व्यस्त रहा हूं, इसलिए रेन के कमरे में मेरा जाना कम हो गया है। एक रात देर से मुझे अपने दरवाजे के खुलने की आवाज़ आती है। रेन दबे पांव मेरे बिस्तर के पास आती है और बहुत देर तक मुझे देखती रहती है। फिर वो हैंडकफ्स की एक जोड़ी निकालती है और धीरे से मेरी एक कलाई को बिस्तर के सिरहाने से बांध देती है। मेरे दिमाग में सिस्टम चिल्लाता है, ओ भाई, ये तो गजब है। क्या वो होस्ट को कैद कर रही है? मैं बिल्कुल शांत रहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वो क्या करने वाली है। लेकिन रेन बस मुझे बंधा हुआ देखती रहती है। उसे इस बात से सुकून मिल रहा है कि मैं कहीं नहीं जा सकता। फिर वो मेरे सीने से लग जाती है। उसकी आवाज़ छोटी और दुखी है, नाराज़ मत होना, कोल। मैं बस तुम्हारे साथ और ज़्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ। इस तरह तुम भाग नहीं पाओगे। ये तुम्हारी गलती है कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे तुम्हारी बहुत, बहुत याद आ रही थी। अगर मुझ में कोई कमी है तो मैं उसे ठीक कर लूँगी। बस मुझे नज़रअंदाज मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। और इसी के साथ वो मुझसे लिपटकर शांति से सो जाती है। सुबह की रोशनी होने तक उसकी आंख नहीं खुलती। वो अपनी साफ आंखें झपकाती है और मेरे चेहरे पर एक छोटा सा किस करती है। गुड मॉर्निंग, कोल। मैं अपनी कलाई पर बजती हैंडकफ्स को खींचता हूं और खामोशी से रेन को देखता हूं, जो मुझसे कसकर लिपटी हुई है। इधर रेन कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। कोल, क्या तुम बस इसी तरह मेरे साथ रह सकते हो? मैं लालची नहीं हूं, बस एक दिन, मैं सिर्फ इतना ही मांग रही हूं। मैं एक ठंडी आह भरता हूं और अपनी उंगलियों से उसके सिर को सहलाता हूं। मैंने कभी मना नहीं किया था, बस इस तरह झुककर बैठना थोड़ा अनकंफर्टेबल है। मैं कहता तो ये हूं, लेकिन खुद को छुड़ाने की जरा भी कोशिश नहीं करता। उसे लगता है कि मैं नाराज़ हूं और वो मेरी बात का गलत मतलब निकाल लेती है। घबराहट में वो एक किताब उठाती है और उसे किसी शील्ड की तरह अपने और मेरे बीच रख लेती है। वो कहती है, चाहे कोल गुस्सा ही क्यों न हो जाए, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। मैं मन ही मन अपना सिर पीट लेता हूं और सोचता हूं, इस लड़की की इमेजिनेशन का वाकई कोई मुकाबला नहीं है। इधर हमारे बीच सब कुछ बहुत वार्म और कोजी है, लेकिन दूसरी तरफ विवियन और पर्सी की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। विवियन पहले तो कागजात साइन करने के बजाय मरना पसंद करती, लेकिन जब उसे पता चला कि विक्टर उसे 2 मिलियन ऑफर कर रहा है, जो उसकी बची कुची दौलत का लगभग आधा हिस्सा था, और ऊपर से खबरें टैन कॉरपोरेशन की धज्जियां उड़ा रही थीं, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। विक्टर ने तो उस पर मैरिज फ्रॉड का केस करने की धमकी तक दे दी थी, इसलिए उसने न चाहते हुए भी साइन कर दिए। अब वो और पर्सी एक छोटे से विला में किराए पर रहते हैं। अपनी नई शुरुआत का जश्न मनाने के लिए वो दोनों शैंपेन खोलते हैं और विवियन के चेहरे पर एक अलग ही गर्व है। वो कहती है, अपने दम पर जीना कहीं ज़्यादा बेहतर है। टैन हाउस में तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे मैं किसी और की छत के नीचे एक मामूली मेहमान हूँ। पर्सी उसकी बात पर सिर तो हिलाता है,
लेकिन तभी टीवी पर खबर आती है कि टैन कॉरपोरेशन को नया इन्वेस्टमेंट मिल गया है और उनकी हालत अब सुधर रही है। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट जम जाती है। पर्सी नफरत से कहता है, ये बस डूबते को तिनके का सहारा है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। विवियन कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके अंदर भावनाओं का एक तूफान उमड़ रहा है। 2 महीने बाद टैन कॉरपोरेशन विदेशी इन्वेस्टमेंट की लहर पर सवार होकर फिर से कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। ये उनकी एक जबरदस्त रेजरेक्शन थी। उधर पर्सी काउच पर लेटा वीडियो गेम्स खेल रहा है। तभी टैन कॉरपोरेशन का एक ऐड सामने आता है और वो चिढ़कर उसे स्वाइप कर देता है। वो विवियन की तरफ मुड़ता है, जो अभी अभी सालों से लौटी है। पर्सी पूछता है, माम, क्या आपको अभी तक कोई जॉब मिली? विवियन जवाब देती है, मैं ढूंढ रही हूं। इतनी जल्दी क्या है? हमारे पास अभी भी काफ़ी सेविंग्स बची हैं, लेकिन ये दोनों पानी की तरह पैसा बहाने के आदी हैं। डिज़ाइनर सामान और महंगा खाना इनकी कमज़ोरी है। सिर्फ 3 महीनों के अंदर उन्होंने पूरे 2 मिलियन उड़ा दिए। जब विवियन एक लग्जरी बुटीक में अपना कार्ड स्वाइप करती है तो टर्मिनल से आवाज़ आती है, इनसफिशिएंट फंड्स। वो वहीं सन्न रह जाती है। पास खड़ी क्लर्क का ताना उसे सुई की तरह चुभता है। वो कहती है, और मुझे लगा था कि ये वाकई अमीर है, पता चला कि ये तो बस दिखावा कर रही थी। विवियन सब कुछ छोड़कर शर्मिंदगी में वहां से भाग खड़ी होती है। बिना पैसों के जिंदगी वाकई बहुत बेरहम होती है। विवियन और पर्सी अब हर वक्त एक दूसरे को कोसते रहते हैं। पर्सी जॉब करने से साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, एक बार ग्रेजुएट हो जाऊं तो मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बचत खत्म हो चुकी है और कमाई का कोई जरिया नहीं है, इसलिए विवियन को मजबूरन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पर रखना पड़ता है। वो एक बर्तन धोने वाली डिशवाशर की नौकरी कर लेती है। वहां का बॉस बहुत जालिम है। वो चिल्लाता है, तुम्हारी उम्र की औरत ढंग से बर्तन तक नहीं धो सकती? मुझे लगता है तुमने अपनी आधी जिंदगी मर्दों के टुकड़ों पर पलते हुए बिताई है। विवियन खुद में सिमट कर रह जाती है। उसे अचानक याद आता है कि वो भी कोल के लिए बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल करती थी। आज पहली बार उसे एहसास होता है कि जब कोई आपके साथ ऐसा करता है तो कैसा महसूस होता है। देर रात वो अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए उस तंग से अपार्टमेंट में वापस आती है। पर्सी काउच पर पसरा हुआ रात के खाने का इंतजार कर रहा है। विवियन कहती है, कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लो। बहुत से कॉलेज स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं। पर्सी लापरवाही से उसे टाल देता है और कहता है, मॉम, बस कोल के पास जाओ और उससे पैसे मांगो। वो तुम्हारा सगा बेटा है। वो तुम्हें इस तरह तड़पते हुए तो नहीं देख सकता, है ना? विवियन हिचकिचाती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो दोबारा रेंगते हुए टैन फैमिली के पास वापस जाए। उस रात विवियन को एक भयानक सपना आता है। सपने में टैन कॉरपोरेशन पूरी तरह बैंकरप्ट हो जाता है। तलाक के बाद भी कोल एक आज्ञाकारी और निस्वार्थ बेटे की तरह दिन रात मेहनत करता है ताकि वो विवियन और पर्सी का पेट भर सके। वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है और जवानी में ही उसकी मौत हो जाती है। उधर पर्सी एक अमीर खानदान में शादी कर लेता है और विवियन को एक मनहूस कहकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देता है। आखिर में वो अभी भी बर्तन धो रही है, अभी भी गरीब है और बिल्कुल अकेली है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसका तकिया आंसुओं से भीगा होता है। उसे आखिरकार कड़वा सच समझ आ जाता है। उसने खुद अपने ही खून के साथ अपना रिश्ता तबाह कर दिया है। इधर हमारी तरफ रेन ने मुझे पिछले 10 दिनों से हैंडकफ्स में कैद कर रखा है। वो हर दिन मुंह फुलाकर कहती है, कोल, बस एक दिन और प्लीज। पता नहीं उसने विक्टर को क्या कहानी सुनाई है कि वो मान गया। उसे मेरी फिक्र तो छोड़िए, उसने तो स्कूल में कॉल करके मेरी छुट्टी की बात भी कर ली। मैं उसके फूले हुए गालों को छेड़ते हुए कहता हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं अभी स्कूल नहीं जाऊंगा, अब तो मुझे छोड़ दो। वो और जोर से चिपक जाती है और कहती है, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। कोल, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं किचन से खाना लेकर आती हूं ताकि तुम यहीं रुको। उसका ऑटिज्म जैसे चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया है। अब उसे लोगों से डर भी नहीं लगता। जैसे ही रेन वहां से जाती है, सिस्टम अचानक नोटिफिकेशन देता है, होस्ट विवियन यहां आई है।
वो फ्रंट गेट पर तमाशा कर रही है। मैं हैंडकफ्स को हल्का सा झटका देता हूं और वो टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाते हैं। फ्रंट गेट पर आंटी जॉय ने विवियन का रास्ता रोक रखा है। विवियन बेबसी में चिल्लाती है, मैं कोल से मिलने आई हूं। वो मेरा बेटा है। तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। तभी उसकी नज़र आंटी जॉय के पीछे खड़े मुझ पर पड़ती है। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो अपने मुड़े तुड़े कपड़ों को ठीक करती है और उसकी आवाज़ में एक मिन्नत सी आ जाती है। वो कहती है, कोल, माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करूंगी। मेरे साथ घर चलो। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं है, एकदम ठंडा। मैं एक कदम पीछे हट जाता हूं और कहता हूं, मैडम, उस बात का मुझसे क्या लेना देना? विवियन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो पूछती है, क्या तुम्हें अब अपनी माँ नहीं चाहिए? मैं जवाब देता हूं, क्या तुम्हें वाकई अपनी गलती का एहसास है या तुम बस फिर से अमीर बनना चाहती हो? मैं अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकालता हूं और उसके कदमों में फेंक देता हूं। मैं कहता हूं, इसमें 2 मिलियन है। अब यहां दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। हमारे बीच जो कुछ भी था वो कभी परिवार नहीं था और सब कुछ यहीं खत्म होता है। विवियन ज़मीन पर पड़े उस कार्ड को खाली नज़रों से देखती है और फिर मुझे देखती है, जो उसके सामने बर्फ जैसी ठंडी नज़रों के साथ खड़ा हूं। उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वो बेजान आंखों के साथ कार्ड उठाती है और वहां से चली जाती है। सिस्टम की आवाज़ गूंजती है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट। ओरिजिनल होस्ट की आखिरी इच्छा पूरी हो गई है। मिशन कंप्लीट। मैं पीछे मुड़ता हूं तो देखता हूं कि रेन गुस्से में लाल होकर मुझे देख रही है। वो दौड़कर आती है और मेरी बाहों में खुद को झोंक देती है। वो मासूमियत भरे गुस्से में कहती है, मुझे लगा तुम फिर से गायब हो जाओगे, कि मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। मैं उसकी पीठ थपथपाता हूं और धीमी आवाज में कहता हूं, तुम अब बिल्कुल ठीक हो। अब कोई चालाकी नहीं। वो मेरी कमर को कसकर पकड़ लेती है और उसकी आवाज़ भर्रा जाती है, मत जाओ। मैं उसके कान के पास झुककर फुसफुसाता हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। सिस्टम मिशन पूरा होने के बाद भी मैं फौरन इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाता। मैं इसी दुनिया में रहने का फैसला करता हूं, रेन के साथ। अगले 6 महीने मैं हर अधूरी चीज़ को पूरा करने में बिताता हूं। फिर एक शाम, जब डूबते सूरज की रोशनी ने घास के मैदान को सुनहरे और गहरे लाल रंग से सराबोर कर दिया था, मैं अपने एक घुटने पर बैठता हूं और रेन के सामने एक रिंग रख देता हूं। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।